आज ऐसी ही एक बीमारी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, IBS। सोचिए कैसी भयंकर बीमारी होगी ये। जान नहीं लेती लेकिन जीने नहीं देती। लोगों को नौकरी छोड़ के घर बिठवा देती है, नौकरी छोड़ देते हैं लोग। डॉक्टर कलम रख देता है अपनी कि इसको रोकने की दवा देनी है या लाने वाली दवा देनी है। ब्रेन एंड गट दे आर इंटरलिंक्ड, उसको अलग अलग मानने की भूल नहीं करना। आयुर्वेद हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो IBS को पूर्णतः क्योर कर सकती है। सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका इलाज है, एलोपैथी में नहीं है। आयुर्वेद क्या बोलता है कि कभी भी वमन मीन्स उल्टी जो हो रही है या फिर आपका लूज मोशन जिसको अतिसार बोलते हैं, उसके वेग को तत्काल नहीं रोकना चाहिए। कोई बीमारी एकदम भी नहीं आती और कोई बीमारी एकदम भी नहीं जाती। चली तो जाएगी एकदम से, हम तो जादू करते हैं। आने में तो हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन हम 15 दिन में पेशेंट को आंचल ये फील करा देते हैं कि हाँ भाई अब वापस आ गए बैक टू लाइफ। 15 दिन के अंदर ईश्वर को साक्षी बना के, ईश्वर को साक्षी बना के। क्या घर में कुछ आयुर्वेदिक जैसे हमारे किचन में होते हैं कि भाई आप इसको खा के ठीक कर लो? पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना। प्याज, टमाटर, गाजर, मूली आप सब्जी बना के जितना मर्जी खाइए, पका करके खाइए, लेकिन कच्चा मत खाइए। दालों में आप उड़द, राजमा, चने यानी कि साबुत दालें मत खाइए। सब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ सवाल हमारे यूजर्स के थे जो पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने भेजे थे। इनका कहना है कि सर मैं 22 साल से एलर्जी से परेशान हूँ, नाक से पानी। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आंचल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, आपने दोबारा बुला लिया। मैंने नहीं सर, ऑडियंस ने बुलाया है। कमेंट्स आप पढ़ेंगे ना, जो हमारा लास्ट वीडियो गया है जी, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत थैंक यू बोला है। हाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग, क्वेश्चंस भी थे, तो क्वेश्चंस भी थे था कि इन लोगों को जरूर हम लोग आंसर करेंगे। राइट। और मैं चाहती भी हूँ जी, क्योंकि पॉडकास्ट भी कंप्लीट तभी लगता है जब आप जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, खासकर डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो उनसे तो वो सवाल बनते ही हैं। ताकि आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छा सा जवाब दूं, उनको खूब फायदा होना चाहिए उससे। मैं अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहूंगी कि सर के साथ हमने पानी कैसे पीना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कब पीना चाहिए, इस पे पूरा पॉडकास्ट रिलीज किया है। बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। अगर आपने वो अभी तक पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके जरूर उसे विजिट कीजिए। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने पानी पीने का क्या तरीका होना चाहिए वो पूरी वीडियो अपलोड कर दी है और आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज इस पॉडकास्ट में जैसे हमने पानी पीने के तरीके पर बात की थी और पानी ज़्यादा पीने से हमें क्या बीमारी हो सकती है, उस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था। जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि यार पानी पीने से कौन बीमार हो सकता है, बट वो पॉडकास्ट में हमने जब डिटेल में बात की तब समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं पानी पीने का तरीका हमारा सही नहीं है। सेम आज ऐसी ही एक बीमारी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, IBS। ये बीमारी क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे कि बीमारी क्या है। और मैं आपको बता रही हूँ, इस सवाल शायद ये आपके लिए बहुत कीमती होगा कि बहुत सारे लोग जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी स्टेज इवेंट पे या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई इंटरव्यू उनका है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि आपके ना पेट में मरोड़ होता है या कुछ ऐसा स्ट्रेस की वजह से आपको लगता है कि मुझे मोशन जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। आज इसी ही सवाल से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। पॉडकास्ट के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्या इसका रीज़न है, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सर सवाल आपने सुन ही लिया है, IBS क्या है और इसका क्या इससे कोई कनेक्शन है? देखिए, आपने बोला कि अगर कहीं जाना है, कोई इंटरव्यू देना है, हाँ, होता तो है उस समय। हाँ बिल्कुल होता है भाई। हाँ हमको भी होता था, एग्जाम से पहले जाने से पहले मन होता था एक बार फ्रेश हो लें क्या। राइट। ये प्रेशर हो जाता है। कोई न्यूज किसी को अगर बैड न्यूज मिल जाती है तो एकदम से उसको इमोशन या प्रेशर बन जाता है। हाँ, तो ये बड़ा कॉमन है। हाँ, लेकिन वो IBS नहीं है। ओके। वो केवल आपको ये बता रहा है कि द टोटल बॉडी इज इंटीग्रेटेड। हमारा ब्रेन और हमारा गट ये आपस में मिले हुए हैं। जब भी ब्रेन को स्ट्रेस होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे गट पे भी आता है।
ओके, तो आपको राइट, मोशन आता है, आपकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, हाँ, आपको इमिडिएटली आपको होता है कि आप डेफिकेशन के लिए आप मल त्याग के लिए जाएं। तो ये इंटीग्रेशन आपने बाई चांस ये शुरू कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा शुरू किया। क्योंकि आईबीएस जिसकी हम बात करने हाँ वाले हैं जी, वो भी एक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। ओके, उसमें भी जो आपकी गट हेल्थ है और आपकी ब्रेन हेल्थ है वो दोनों ही एक स्टेज पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको कभी कोई सैड न्यूज मिलती है या कोई टारगेट ओरिएंटेड आप काम करते हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपका ब्रेन स्ट्रेस्ड होता है। हाँ, बिल्कुल, एंड वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, वो दोनों इंटीग्रेटेड है। तो ब्रेन का इम्पैक्ट ही होता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, आईबीएस पे आएंगे वापस से। आपने देखा है ना, जब हम सैड होते हैं किसी वजह से, कोई लॉस हो गया, अब वो लॉस फिजिकल भी हो सकता है, कोई हमारा नियर डियर चला जाता है श्री चरणों में, तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो हाँ, भूख लगना तो एक तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेस है। राइट, तो वो सैडनेस देखो उसके साथ जुड़ गई, आपकी भूख हाँ, चलेगी। एंड राइट, व्हेन यू आर हैप्पी यू ईट मोर, तो भूख अधिक लगने लगी आपको। तो पहले तो ये जानना है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और हमारा जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि मैं गट हेल्थ की बात कर रहा हूँ, ब्रेन एंड गट दे आर इंटरलिंक्ड, उसको अलग अलग मानने की भूल नहीं करना। एंड आंचल, अनफॉर्चुनेटली आज स्पेशलाइजेशन के नाम पे क्या हो गया है कि सबने एक एक ऑर्गन पकड़ लिया है। राइट, कोई हाँ, बिल्कुल, हार्ट का डॉक्टर है तो वो बोलता है ये दवाई ले लीजिए। हाँ, फिर जब वो वही पेशेंट जब अपनी किडनी को दिखाने के लिए किडनी वाले डॉक्टर के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो बोलता है ये मेडिसिन मत लीजिए। अब एक्चुअली वो जो एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, आप ही एक फिजिशियन देख रहा है किडनी की क्या कंडीशन है, हार्ट की क्या कंडीशन है, गट की क्या कंडीशन है, आज वो चीज मिसिंग है और उससे पेशेंट को लॉस हो रहा है। बिल्कुल, ये होल जो हमारी पूरी बॉडी है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो एनीवे अब जो चीजें हैं तो हैं, हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है। तो स्पेशलाइजेशन फायदा भी पहुंचा रही है, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा हाँ, रही है। इसके इस सवाल के बारे ये सवाल मैं आपसे आगे लूंगी, हाँ, कैसे अब नुकसान आप पहुंचा मैं रही बात करता हूं जो हाँ, आपने बीमारी का नाम लिया, आईबीएस। आईबीएस मीन्स फुल फॉर्म होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसी बीमारी को आयुर्वेद में हम लोग संग्रहणी रोग बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब आईबीएस पहले मोटा मोटा सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को दिन में अनेकों बार अर्ज फॉर डेफिकेशन होता है, मल त्याग की इच्छा होती है, थोड़ा सा कुछ खाया प्रेशर बन गया उस समय, या थोड़ा सा रुक करके, जैसे लंच किया आपने तो तत्काल या 1 घंटे बाद आपको जाना ही पड़ रहा है, नाश्ता किया आपने तत्काल या 1 घंटे बाद आपको जाना ही पड़ रहा है। मतलब आप जो एक नेचुरल होता है कि 1 बार या 2 बार आप या तो केवल सुबह जाते हैं या सुबह शाम जाते हैं, उससे अधिक बढ़ करके आप मल त्याग के लिए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनेकों बार जाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कि आपका बबल पूरी तरह से क्लियर हो गया, आपका जो मल त्याग है वो तसल्ली वाला नहीं हो। नंबर 3, जो स्टूल आप पास कर रहे हैं उसका जो फॉर्मेशन है, जो एक तरह से एक वेल फॉर्म्ड स्टूल होना चाहिए, वो ना हो करके कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड स्टूल हो, थोड़ा सा हल्का सा गीले की तरफ। हम लोग पेशेंट से बोलते हैं केले माफिक आता है सकत, हाँ, या फिर एकदम गीला गोबर जैसा आता है, तो वो बोलता है कि नहीं सर बन के तो नहीं आता है, तो दैट वे बन के ना आ रहा हो। फिर चौथा कि थोड़ा सा स्टिकी नेचर का होता है, उसमें म्यूकस कंटेनिंग होता है, चिकना होता है। ओके, एंड उसके बाद का सिम्टम है कि हल्का सा मरोड़ आपको लगता है पेट में, जिसे हम बोलते हैं क्रैम्प्स होते हैं थोड़े से, ठीक है। एंड यहां तक के सिम्टम को हम बोलते हैं कि ये हमारे गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, लेकिन ये बीमारी को मैंने बोला कि इट इज साइकोसोमेटिक। इस बीमारी के साथ, इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको लगे कि आप लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, आप में इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आप एंगर की चपेट में आ रहे हैं, आप डिप्रेसिव से होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप मान लीजिए कि आप आईबीएस की चपेट में आ गए हैं, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक है। यहाँ पे ये शारीरिक लक्षण भी आएंगे और मानसिक लक्षण भी आएंगे। तो आईबीएस का पेशेंट जब सामने बैठा होता है ना, तो वो बोल रहा होता है नहीं सर ये कोई, अब मैं आई एम नॉट इनटू लाइफ, अब बेकार है जिंदगी, अब तो डॉक्टर साहब आज 5 साल 6 साल हो गए, अब तो मन करता है सुसाइड कर लें। काम छोड़ के बैठ जाते हैं लोग घर पे, लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। मतलब वास्तव में इस बीमारी के लिए आजकल मैं एक बात बोलता हूं कि ये जान तो नहीं लेती,
लेकिन जीने भी नहीं देती। तो ये मतलब गैस, एसिडिटी, ये इससे बिल्कुल अलग है मतलब। हाँ, देखिए अलग अलग तरह के रोग होते हैं। अगर किसी अच्छा। को केवल अम्ल पित्त है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, हाँ। या एपीडी बोलते हैं, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स, जहाँ पे आपको एपिगैस्ट्रिक ये एरिया जो होता है वहाँ पे बर्निंग होती है, वो हमारा एसिडिटी है। लेकिन ये भी जब लंबी चलती है तो वो अम्ल पित्त बन जाता है। तो एक होता है विदग्धा जीर्ण, जहाँ पे केवल पित्त का प्रकोप है, तो उसको हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं। फिर वही विदग्धा जीर्ण जब बहुत अधिक क्रोनिक हो जाता है तो वो अम्ल पित्त का रूप लेता है, वो उससे थोड़ा हाइयर वाली स्टेज है। तो ऐसे प्रॉपर डायग्नोसिस तो पेशेंट को बनवानी ही होगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने जो आपको सिम्टम बताए आंचल, वो पेशेंट सब जानते हैं कि भाई मैं कई बार फ्रेश होने जाता हूँ, तसल्ली फिर भी नहीं मिलती, जो स्टूल है वो फॉर्म नहीं आता, थोड़ा सा म्यूकस कंटेनिंग, थोड़ा स्टिकी टाइप, चिकना चिपकने वाला टाइप होता है, पेट में हल्के मरोड़ होते हैं, और मैं लगातार, मेरा वेट लूज हो रहा है, मैं बड़ा डिप्रेस सा रहता हूँ, नींद मेरी उड़ गई है, घबराहट बेचैनी होती है। तो मतलब वो अब आईबीएस की चपेट में आ चुका। और एक बहुत इसका पेक्यूलियर फीचर आपको बताता हूँ। क्या? दीवा प्रकोपो च भवति रात्रो शांति। देखो, अब आईबीएस का पेशेंट जो होता है वो सुबह उठेगा तब से परेशान रहेगा, पेट को लेकर, पेट को लेके उसको पूरा मतलब दिमाग उसको, उसका पेट पे लगा, उसको कोई काम धंधे से मतलब मतलब जलन होगी या उसको स्टूल नहीं आएगा, मोशन नहीं आएगा, उसको गैस बनेगी, उसको एसिडिटी होगी, उसको पेट में दर्द होगा, उसको अच्छा। बार बार फ्रेश जाना है, उसको फ्रेश होने के लिए जाना है, लेकिन वो तसल्ली फ्रेश नहीं मिलना होगा। नहीं है उसको। ठीक है, वो ठीक। दीवा प्रकोपो मतलब। लेकिन ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? 3-4 बजे तक, शाम के। 3-4, हाँ यस, हाँ। अब दोपहर 3 बोल लीजिए या 4 शाम बोल लीजिए। उसके बाद में फिर जैसे जैसे सनसेट होएगा, ही विल बिकम ऑल राइट। फिर वो शाम का ऐसे घूमेगा जैसे उसे कुछ है ही नहीं। ओके। दीवा, देखो हमारा आयुर्वेद बोलता है, हाँ। दीवा प्रकोप में, जिस बीमारी का दिन में प्रकोप हो और रात्रि में शांति। आप ये बताइए, ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो दिन में 12-12, 15-15 बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं, एंड आफ्टर 4 o'clock फिर वो, उनको शाम को रात को जाना ही नहीं है। ये कैसा लूज मोशन हो गया? हाँ सही बात है। तो इसका भी दिमाग से कनेक्शन है पूरा। ये नेचर है इस बीमारी का, दीवा प्रकोप च भवति रात्रो शांति। कि आप दिन में आपकी तबीयत इतनी खराब है, जैसे जैसे शाम सनसेट हुआ, यू बिकम ऑल राइट। ओके। एक और सूत्र बताता हूँ आईबीएस का, बहुत अजीब सी बीमारी है, बट मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वो लोग जो आईबीएस से सफर कर रहे हैं, यानी कि संग्रहणी रोग से सफर कर रहे हैं, कि हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में आंचल, वी आर ब्लेस्ड विद एलोपैथिक, वी आर ब्लेस्ड विद आयुर्वेदिक, वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, वी आर ब्लेस्ड विद यूनानी, वी आर ब्लेस्ड विद नेचुरोपैथी। राइट। ठीक है। हाँ। आयुर्वेद, हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो आईबीएस को पूर्णतः क्योर कर सकती है। सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका इलाज है, एलोपैथी में नहीं है? मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ। कि हाँ, आयुर्वेद में इस क्योर रहता है, लेकिन इन जनरल और जो साइंसेज हैं वहां पर उतने अच्छे रिजल्ट पेशेंट्स नहीं बताते हैं। लेकिन आयुर्वेद में संग्रहणी रोग का जितना विस्तार से वर्णन है और जितना एक्यूरेट वर्णन है, वो कहीं और नहीं है। मुझे गौरव है कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूं, और मैं हर दिन 50-60 पेशेंट आईबीएस के देखता हूं, पर डे, और पिछले लगभग 25 सालों से। हाँ, क्योंकि स्ट्रेस सभी को ही है, और उसका इम्पैक्ट आपके पेट पे पड़ता है, गट पे पड़ता है, फिर उससे ही आपकी ये वाली सिंड्रोम, ये बीमारी होती है। सर, जैसे आपने ये कहा कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे दिमाग से है, तो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, आईबीएस के पेशेंट्स को, और उन्हें क्या आप ट्रीटमेंट देते हो? क्योंकि जो ये सुन रहा है, डेफिनेटली वो ये चाहता है कि हाँ, ये मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि यार 3-4 घंटे वो बाथरूम में बैठे रहते हैं। इसलिए बोला कि आई एम फॉर्चुनेट, क्योंकि आयुर्वेद में क्या है कि चीजें बैलेंस करने की क्षमता है। हम जब अंग्रेजी मेडिसिन पे जाते हैं, एलोपैथ पे जाते हैं, तो वहां पर एक तरफा चिकित्सा होती है। अब आप सोचिए कि आपके पास कोई आके पेशेंट बैठे और वो बोले कि डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह से दोपहर तक 10 बार फ्रेश होने के लिए चला जाता हूँ। ठीक है, कुछ भी खाता हूँ फिर प्रेशर बन जाता है, कुछ भी खाता हूँ फिर प्रेशर बन जाता है। तो जब पेशेंट बोल रहा होता है अपनी कंप्लेंट्स, तो डॉक्टर के दिमाग चल रहा होता है कौन सी दवा लिखनी है।
ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अब वो बोल रहा है कि मैं 10 से 12 बार चला जाता हूँ, हाँ। तो डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि इन जनरल कौन सी मेडिसिन देनी है जो इसके मोशंस मोटिलिटी को कम कर कम दे, करे, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। एंड जैसी वो मोटिलिटी कौन सी दवा से कम करना सोच रहा होता है, तभी कान में एक आवाज आती है, डॉक्टर साहब पेट बिल्कुल साफ नहीं होता। तो डॉक्टर कलम रख देता है अपनी कि इसको रोकने की दवा देनी है या लाने वाली दवा देनी है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में लिखा है संग्रहणी के बारे में, दुर्विज्ञेयो दुष्चिकित्स्यो चिरकाल अनुबंधी, यानी कि इसको जानना बड़ा मुश्किल है, इसकी डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल है। पेशेंट हमारे पास आता है ना, जब ये मेरी वीडियो आईवीएस की देखता है, तो उसके बाद फिर वो जब सारा सुनता है ये बातें, तो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो 5 साल बाद मुझे समझ में आया कि मेरी बीमारी ये है। तो उससे पहले हम पूछते हैं तुम डॉक्टर्स के पास नहीं गए थे? गए थे, लोकल भी दिखाया था, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी गए थे। तो आईबीएस की डायग्नोसिस भी लेट होती है, लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि समझ नहीं पाता, वो तब तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत व्यस्त डॉक्टर है, वो केवल आधी बात सुन के कि इसको बार बार जाना पड़ रहा है, वो उसको दवाई रोकने दे की देता है, दवाई। वो और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जो केवल ये सुनता है ध्यान से कि उसको मोशन नहीं होते, वो कोई पेट साफ करने वाली दवाई दे देता है, लैक्सेटिव दे देता है, तो वो उसको और दिक्कत कर देती है। यहाँ पे चाहिए बैलेंस, उसके मोटिलिटी को भी रोकना है, एट द सेम टाइम पेट भी साफ कराना है। और ये शक्ति फॉर्चुनेटली आयुर्वेद में है, टू स्टेब्लिश द बैलेंस, टू स्टेब्लिश द हार्मनी। अच्छा, जैसे अगर कोई इंसान बार बार मोशन जा रहा है या उसे बार बार वॉशरूम आ रहा है, तो क्या इसका कारण सिर्फ आईबीएस हो सकता है या फिर इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकता क्लियर है? करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है, वो एक दिन शाम को बाहर पार्टी में कहीं कुछ खा के आया, अनफॉर्चुनेटली कुछ अनहाइजीनिक पेट में चला गया, तो बॉडी का अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, अगले दिन उसको लूज मोशंस लगेंगे। अगर वो चीज देखो कितना हमारी बॉडी कितनी शानदार है, अगर वो चीज अभी आपके पेट में रुक गई जाके, जो चीज अनहाइजीनिक थी, जो चीज टॉक्सिक थी, आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं थी, तो बॉडी उसको वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकालती है। एंड अगर वो नीचे सरक करके तो मोशन, लूज मोशन के साथ, तो वो लूज मोशन के थ्रू निकालती है। तो बॉडी का अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पे भी देखिए आयुर्वेद के महानता देखिए आयुर्वेद की, कि जब आपको ये होता है तो आप क्या करते हैं, आपको उल्टियां लगी होती हैं, आप एक टैबलेट उठाते हैं और लिया, और वो जो रिफ्लक्स एक्शन होता है, वो जो वोमिटिंग हो रही होती है, तो आप एंटी एमेटिक मेडिसिन खा करके उस वोमिटिंग को रोक लेते हैं और उस गोली की तारीफ करते हैं। और आपने क्या काम किया, आपने उस टॉक्सिक चीज को पेट में ही रोक दिया। तो जो बॉडी निकाल रही थी, चल 1 मिनट और, जो बॉडी निकाल रही थी उसको निकालने नहीं दिया। ऐसे ही अगर आपको लूज मोशन हो रहे थे, आपने कोई एंटी डायरियल मेडिसिन उठाई और उसने सीधे जाके टक से अपना ब्रेन पे काम किया, गट मोटिलिटी को रोका और उस टॉक्सिक चीज को अंदर रहने दिया। आपने गोली को भी शाबाशी दी और जिस डॉक्टर ने गोली लिखी थी उसको भी शाबाशी दी, और आपने अंदर एक सड़ी हुई चीज को वहीं पर रोक लिया। एंड उसके बाद में दोपहर में खाना खाया, तो वो सड़ी चीज उस खाने के साथ मिलेगी डेफिनेटली। जब मिलेगी फिर वो उसका जूस बनेगा, लेकिन वो जूस कैसा होगा, वो जूस अब प्योर नहीं होगा, राइट? अब एग्जैक्टली। तो वो जब टॉक्सिक जूस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी उसको कंज्यूम नहीं करते, बिकॉज वो तो नरिशिंग जूस तो है नहीं, वो तो कंटामिनेटेड जूस है। तो वो जहां जाकर इकट्ठा हो जाता है, वो स्टेगनेंसी में चला जाता है। अगर वो जगह किडनी में चला गया तो किडनी की बीमारी का जड़ बन जाएगा, अगर वो हार्ट में चला गया तो हार्ट की बीमारी का जड़ बन जाएगा, वो अगर ज्वाइंट में चला गया तो वो ज्वाइंट की बीमारी का जड़ बन जाएगा। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इन बीमारियों को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जहां पर जब ये आप टॉक्सिक चीज हमारे यहाँ पे पहुंचेगी, हमारे घुटने में, तो यहाँ के जो आसपास के सेल्स हैं, जो ब्लड है, वो उसको अपोज करेगा, वहां पे एक तरह से टूट फूट झगड़ा शुरू हो जाएगा। एंड इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। फिर हम अपने स्टेरॉइड्स खा खा के उस जो एक तरह से उस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस आ रहा है, वो जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन को फिर हम स्टेरॉइड खा के खत्म कर देते हैं, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो वो छोटी सी गलती की वो गोली खा करके आपने जो बॉडी उस टॉक्सिक चीज को निकाल दी थी, वो आपने जो है रोक दिया। आपको क्या करना था, और आयुर्वेद क्या बोलता है कि कभी भी वमन मीन्स उल्टी जो हो रही है, या फिर आपका लूज मोशन जिसको अतिसार बोलते हैं, उसके वेग को तत्काल नहीं रोकना चाहिए। आप केवल ये इंश्योर कीजिए कि आप डिहाइड्रेट ना हो, आप पानी पीजिए, आप जो चीनी नमक का घोल है वो पीजिए, अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कीजिए और पानी पीजिए और मोशन होने दीजिए। जब आपको लगे आप केवल पानी निकल रहा है फिर भी मोशन नहीं रुक रहे, तो आप कोई नेचुरल बेल, कुटज घनवटी, संदीपन कैप्सूल, इस तरह की कोई चीज उठा करके जिससे आपके मोशन रुक जाए, वो ले लीजिए।
और लेकिन- उल्टी के लिए? हाँ जी, उल्टी के लिए क्या ले? हाँ, अगर उल्टी के लिए आप सिंपल, आप पुदीने का कोई प्रिपरेशन ले लीजिए, आप धनिया का पानी पी लीजिए, आप अग्नि प्रभा अर्क पी लीजिए, आप सौंफ ले लीजिए। तो ये सब बड़े नेचुरल चीजें हैं। तो आप मतलब उसके बाद में लीजिए, लेकिन एक बार उसको क्लीन होने दीजिए। तो आपका क्वेश्चन वापस आता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने बाहर खाना खाया और अगले दिन उसको 10-12 मोशन हो रहे हैं बार बार, तो वो फूड पॉइजनिंग है, वो आईबीएस नहीं है। राइट, क्योंकि वो खाने से वो तो तुरंत खाना रिएक्ट आपका किया ना आपकी contaminated बॉडी पेट ने। में पहुंच गया। हाँ, हाँ। हाँ, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। क्या? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आईबीएस होता क्यों है। तो आईबीएस 3 तरह से होता है, मोटे मोटे 3 कारण होते हैं इसके। पहला कारण है जब कोई व्यक्ति लगातार खराब खाना खाए, मतलब वो खाना जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। मैंने पिछली बार आंचल बताया था कि खाने को केवल हम क्वालिटी के पैरामीटर पे नहीं तोलना है हमको। आप क्वालिटी भी देखेंगे, आप क्वांटिटी भी देखेंगे, आप कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, आप खाना खाने का समय भी देखेंगे और खाना खाने का तरीका भी देखेंगे। ठीक है। तो आपने कोई भी वायोलेशन किया और लगातार करते चले जा रहे हैं, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मैश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं। आप अगर लगातार करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा, मे बी 1 साल में, मे बी 2 साल में, मे बी 3 साल में, जब आपका गट हेल्थ बिगड़ जाएगा। वो आईबीएस में कारण बनेगा, गट ब्रेन जुड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कारण होता है कि वो व्यक्ति जो खाता पीता तो बड़ा कंट्रोल्ड है, लेकिन स्ट्रेस में रहता है लगातार, उसको आईबीएस हो जाएगा लेटर ऑन, मतलब मे बी आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स। अगर आप लगातार तनाव में हैं तो स्ट्रेस में बी द सोल रीजन फॉर आईबीएस। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब खाना पीना तो हमारा बाहर का मैं खाता नहीं हूँ, 2 रोटी घर की खाता हूँ, तो ऐसा लगता है अपेरेंटली कि उनका खाना पीना ठीक है, मतलब खराब नहीं है, तो फिर भी उनको आईबीएस हो। तो वो फिर हिस्ट्री हमें मिलती है कि मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। तीसरा एक बड़ा स्पेसिफिक कारण है, वो कहता है अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्वस्य भूयो संतुष्टो वर्णिर ग्रहणीम अभिदुष्येत। यानी कि आपको लूज मोशन लगा किसी कारण से, वो फूड पॉइजनिंग हुआ था ना आपको, आपने बाहर खाया था कंटामिनेटेड। अति सारे निवृत्त अपि, फिर आपने दवाई वही खा ली, अति सार आपका ठीक हो गया, अति सार निवृत्त हो गया आप है। लेकिन अभी अग्नि कैसी है आपकी? मंद है। जब भी हमारी पेट की कोई तकलीफ होती है तो थोड़े समय के लिए हमारी अग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है, वो स्लगिश हो जाती है। अतिसार ठीक हो गया, लेकिन अग्नि क्या है? मंद है। उस समय आपने अहित अशन किया, मतलब गलत खा लिया, तो फिर आपकी जो ग्रहणी प्रदेश है, ठीक है, वो दूषित होकर के आपको संग्रहणी का रोगी बना देगी। तो आंचल, नंबर 1 गलत खान पान का लगातार प्रयोग, नंबर 2 लगातार मानसिक तनाव में रहना, नंबर 3 लूज मोशंस के तुरंत बाद ठीक हुए आप और आपने कहा कि 3 दिन से लूज मोशन थे, कुछ नहीं खाया, बढ़िया बर्गर पिज्जा मंगाया, कोई ना कोई गरिष्ठ चीज खाई, तो आपका ये पार्ट जो है ग्रहणी, एक्चुअली संग्रहणी क्यों बोलते हैं इसको, ये भी मैं बता देता हूं कि पक्व अमाशय मध्यस्थ जो हमारा आंतों का हिस्सा है, पक्वाशय और अमाशय। अमाशय मीन्स पेट, स्टमक। हम तो पेट को इन जनरल ब्रॉडली पूरे एब्डोमेन को पेट बोल देते ना। अगर वैसे देखेंगे साइंटिफिकली तो स्टमक जो होता है हमारा, ये मुंह हो गया, फिर हमारी फूड पाइप हो गई, फिर हमारा स्टमक है। तो स्टमक जो बैग जिसको हम रिजर्वायर, जहाँ खाना जाके इकट्ठा होता है, उसे हम बोलते हैं स्टमक। उसे बोलते हैं आमाशय, जहाँ पे आम मीन्स अनपका जो फूड है, हाँ। उसका स्थान है आमाशय, आम का आशय। हाँ। ठीक है। और उसका पक्वाशय, जहाँ पे पक पक्व रहा है का, वो। तो बीच का जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो पक्व और आम के बीच का मध्यस्थ जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रहणी। मतलब वो एरिया जहां पे मैक्सिमम डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, और जब वो जगह डिस्टर्ब हो जाती है तो रोग बनता है संग्रहणी। तो ग्रहणी के दूषित होने पे जो रोग होता है उसको बोलते हैं संग्रहणी। ये भी इसके भी वेरिएंट हैं इसमें, लेकिन आप अभी इतना जानिए, उसमें घटी यंत्र ग्रहणी और कुछ कुछ और है। तो आप लेकिन ये समझिए कि हाँ, हल्का रखते हैं बिल्कुल। तो ये रोग ग्रहणी हमारा जो एक अमाशय पक्वाशय के मध्य का एरिया है वहां पे है। और आपको ऐसा नहीं है, आपको इनिशियल सिम्टम भी आते हैं
हाँ, मैं आपको उसी पे पूछने वाली थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम स्टार्ट हो संक्रमण की चुका तरफ है। बढ़ रहे हैं। राइट राइट, वो स्टार्ट एक होना उस शुरू है। बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया कि जान नहीं लेती लेकिन आप जीने जीने भी भी नहीं देती। देती। हाँ राइट। अब सोचिए कैसी भयंकर बीमारी होगी ये। हाँ जान नहीं लेती लेकिन जीने नहीं देती, लोगों को नौकरी छोड़ के घर बिठवा देती है, नौकरी छोड़ देते हैं लोग। मेरे पास ऐसे लोग आए जो बैंक में जनरल मैनेजर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे भाई, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, केवल इसलिए। स्ट्रेस की वजह से। फिर लेडीज उनकी- तो जॉब छोड़ देती हैं। अब ये बताइए कि आप किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, हाउ यू कैन अफोर्ड कि आप जो है जा रहे हैं और आप हर 1-2 घंटे पे जो आप जाके फ्रेश होने जा रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं होता। आप आजकल तो वैसे भी सरकारी है, पता नहीं वहां पे सीट इंडियन स्टाइल है कि वेस्टर्न स्टाइल है, किस तरह की है, कोई बैठ सकता है कोई नहीं बैठ सकता। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आईबीएस पेशेंट को। राइट। ये तो लोगों को पता ही नहीं आईबीएस भी कोई बीमारी है, और कहते हैं ना कि पेट से ही सारी बीमारी उत्पन्न होती हैं, और अगर हम लोग इनिशियल स्टेज पे ही इसको रोक ले तो बेटर होता है कि आप किसी बड़ी डिसीज को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो उसी इनिशियल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए हमारा शास्त्र बोलता है पूर्व रूपम तु तस्येदम, इस बीमारी के पूर्व रूप क्या है, इदम। ठीक है सर मजा आ रहा है बोलिए। पूर्व रूपम तु तस्येदम, तृष्णा आलस्य बलक्षयम। आपको प्यास बढ़ जाए, पानी की प्यास बढ़े, आपको मुंह सूखे, मतलब ठीक है, आलस आ जाए शरीर में, आपको लगे कि आप ड्रेन हो रहे हैं बहुत जल्दी, एनर्जी नहीं। ये लेकिन ये प्यास वाला सिम्टम एक डायबिटीज का भी होता है। देखिए अभी तो सारे सिम्टम जोड़ने हैं ना आपने। Okay. तृष्णा आलस्य बलक्षयम, विदाहो अनस्य, मतलब आप खाना खाया आपने, खाना पक नहीं रहा, आपको आनंदित नहीं कर रहा, आपको दाह, एसिडिटी शुरू हो गई, जलन शुरू हो गई, डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया। विदाहो अनस्य, पाकस्य चिराद, आपको लग रहा है कि मेरा खाना पच ही नहीं रहा है, कि यहीं पे रखा हुआ है डॉक्टर साहब, फिर एक बार सुबह खा लिया तो दोपहर में भूख ही नहीं लग रही। तो विदाहो अनस्य, पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम, और शरीर में भारीपन, मतलब आप नहीं कुछ काम करने का मन कर रहा है। देखो 2-3 सिम्टम बड़े स्पेसिफिक है। नंबर 1, खाना खाने के बाद आपको इरिटेबिलिटी, पेट में डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, चाहे गैस। हम नॉर्मल घर का भी खा रहे हैं, उसके बाद भी नॉर्मल घर का खाना आप खा रहे हैं, उसके बाद भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जिसमें एसिडिटी होगी, गैस होगा, कभी पेट में दर्द होगा। बोलेंगे खाना खाने के तुरंत बाद डॉक्टर साहब पता नहीं अजीब सा गैस बन जाती है, ये बन जाता है। और फिर विदाहो अनस्य, पाकस्य चिरात, मतलब आप पाक मीन्स खाने का पकना या पचना, चिरात मीन्स देर से, चिरकाल में। ओके, तो देर से पाकस्य पक रहा है चिरात, वो। देर से पक रहा है, तो मतलब वो और फिर आप क्या, कायस्य गौरवम, आपको जो काय मीन्स शरीर बहुत भारी भारी लगे, मतलब आप एनर्जी भी आपकी ड्रेन हो रही है, मुंह सूख रहा है, आलस आपके शरीर में आता जा रहा है, खाना खाने के तुरंत बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर आपको बताया कि लग रहा है कि खाना पच ही नहीं रहा है। तो ये आपके पूर्व रूप हैं। जो समझदार है वो वहीं पे एकदम समझ जाता है कि मुझे अब भाई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी ने नहीं उस समय रोका, ठीक है, तो फिर वहां पर जो है वो भाई धीरे धीरे कालांतर में गृहिणी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी स्टेज पे लोग है ना, एसिडिटी का नाम लेके कुछ चूरन खा लिया, उसको वहीं पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। खा लीजिए, अच्छा कोई बुराई नहीं है, आप खा लीजिए, 2 दिन खा लीजिए, 4 दिन खा लीजिए, लेकिन 15 अगर दिन खा लीजिए। कंटिन्यूएशन बना अरे हुआ महीना है, भर हो गया और फिर भी चूर्ण खा के फिर से आपको हो रहा है, इसका मतलब अब बात केवल वो छोटे से इंडाइजेशन की नहीं रह गई है। राइट, करेक्ट, है ठीक ना? है। तो फिर उसके बाद अब क्या है कि अगर आपको संग्रहणी हो गया तो उसके भी फिर लक्षण बताए गए हैं। तो वो बता रहा है कि जैसे आपने पहले बताया कि खाने पे आपको थोड़ा सा आप अनकंफर्ट फील कर रहे हो, भारीपन फील कर रहे हो, या जलन सी महसूस हो रही है, ठीक है, ये पहले बार में मुझे समझ में आ गया। सेकंड सिम्टम क्या? एग्जैक्ट, इसे हम बोलते हैं पूर्व रूप। हाँ, इसे बोलते हैं पूर्व रूप, जो है ना। फिर उसका रूप का मतलब अब तो गृहिणी एकदम आप पहचान ही जाएंगे कि अब संग्रहणी रोग हो गया, आईबीएस हो गया। तो बोलता है कि गृहिणी दुष्टो बहुसो भुक्तम आममेव विमुंचति पक्वम वा शैरुजम पूति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। गृहिणी दुष्टो मतलब अब गृहिणी जो है, हमारा जो पार्ट है ना जहां पे डाइजेशन चल रहा है, वो अब दूषित हो चुका है। गृहिणी दुष्टो बहुसो भुक्तम आममेव, जो आपने खाना खाया ना उसको कभी तो आममेव विमुंचति, मतलब कच्चा ही निकालेगी। वो पेशेंट बोलेगा कि जो खाते हैं लगता है वही निकल जाता है, कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ खाना पचा ही नहीं पेट में, जैसे आम मेव विमुंचति। और कभी कभी उसे बोलेगा कि पक्वम वा,
कि मेरा तो जैसे सही हो गया, मतलब ये देखो इस तरह की नेचर देखो कि आपको 3-4 दिन कच्चा निकला, फिर हफ्ता 10 दिन बिल्कुल सही है, फिर कच्चा निकला, फिर 3-4, तो कभी आम में भी विमुंचति और Okay. कभी पक्वम हुआ, मतलब दोनों चीजें होती दोनों हैं। चीजें। 2 दिन सैरुजम मीन्स आप जब मल त्याग करेंगे तो वहां पे पीड़ा होगी, रुजा, सैरुजम। पूती, आपकी एक शिकायत देखिए क्या होगी कि मल से बहुत दुर्गंध आनी शुरू हो गई, ओके, उसका कलर में भी चेंज होता है। कलर भी थोड़ा सा Okay. डिस्कलरेशन। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, मतलब कभी जो है वो बंद करके मल होगा, मुहुर्बद्धम, और मुहुर्द्रवम, और कभी जो है वो द्रवित होकर पतला होकर निकलेगा। तो ग्रहणी दुष्टो भवसो भुक्तम आम में विमुंचति पक्वम वा सैरुजम पूती, दुर्गंधित, मुहुर्बद्धम मतलब कभी बंद करके, मुहुर्द्रवम, और कभी जो है सेमी सॉलिड पतला होकर के निकलेगा। तो ये ग्रहणी, अब आप ग्रहणी की चपेट में आ चुके हो। और अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये भी एक ग्रहणी का बड़ा विचित्र लक्षण है। इसमें क्या होता है कि जैसे आंव बन रही है एक तरह से, ठीक है, आंव म्यूकस, आप सामान्य भाषा में आंव बोलते हैं, म्यूकस चिकनापन कुछ, है ना। ये नाम क्या है इसका, जैसे संग्रहणी है तो पहले ये एक्यूमुलेट करता है, तो वो एक्यूमुलेशन में भी इतना कि लूज मोशन लगा सके, इतना कि वो बार बार मोशन इंड्यूस कर सके, इट में टेक लाइक 1 मंथ, 1 महीना मतलब लगेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा। आपको लगेगा आई एम वेल, और 1 महीना अचानक से आपको 3 दिन के लिए लूज मोशन लग जाएंगे। वो अब जो म्यूकस इकट्ठा हुआ अब वो निकलेगा, ठीक है, और फिर निकल गया, फिर थोड़ा सा आपको शांति मिल गई, फिर वो संचित होना शुरू हो गया, फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, फिर 1 महीने के ठीक बाद है? दोबारा। हाँ, 1 महीने बाद। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो जो 1 महीना है वो बाद में 15 दिन पे आ जाएगा, कि 15 दिन पे उतना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने तो बीमारी को ठीक कर नहीं रहे, आपने इलाज नहीं लिया, लेकिन बीमारी तो बढ़ेगी ना, समय के साथ बीमारी कोई भी हो बढ़ती है। बिल्कुल। अगर उसका इलाज नहीं कराया जाएगा, आपकी शुगर हो वो बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हो वो बढ़ेगा, आपकी आर्थराइटिस है, इलाज नहीं करा रहे हैं तो बीमारी तो बढ़ेगी। कोई बीमारी एकदम भी नहीं आती और कोई बीमारी एकदम भी नहीं जाती, तो टाइम एग्जैक्टली भी। चली तो जाएगी एकदम से, हम तो जादू करते हैं। आप जैसे डॉक्टर होंगे तो सब चली जाएगी। चली तो आने में तो हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन हम 15 दिन में पेशेंट को आंचल ये फील करा देते हैं कि हाँ भाई अब वापस आ गए, बैक टू लाइफ। हाँ। आईवीएस के पेशेंट को 99% पेशेंट को 15 दिन में हम उनकी, चाहे सफरिंग 15 साल की हो, 25 साल, लोग ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं आंचल, वो बोलते हैं 50 साल से सफर कर रहे हैं। Oh my God. कैसे, बस जी रहे हैं बस। और मैंने क्या बोला, जान नहीं लेती लेकिन जीना भी नहीं देती। तो वो जिएंगे पूरा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आईवीएस पेशेंट को कहना चाहता हूँ कि आपकी जान नहीं जाएगी, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं सर, ये तो है, लेकिन हाँ जी, आप जो है मतलब जिएंगे लंबा, हाँ। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है, बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। आप मतलब सोचो, आप किसी शादी में जा रहे हैं, बहुत बड़ी शादी में जा रहे हैं, 5 स्टार में जा रहे हैं, और आप शादी में जाने के बाद आप वो नहीं देख रहे हैं कि शादी का अपना लोन नंबर 1 है कि लोन नंबर 2 है, आप ये देख रहे हैं शौचालय कहाँ है, कि बीच में जब मैं कुछ खा के आऊंगा तो मुझे शौचालय जाना पड़ेगा। अब बताओ क्या प्लेजर है। अगर आपको 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है तो आप 3 बजे सुबह उठ करके आप 4 बार फ्रेश होके जा रहे हैं, और उसके बाद आप नाश्ता घर से नहीं करके जा रहे, वहां पे भी 1 कप कॉफी का नहीं ले रहे, फ्लाइट में जो आपको सर्व किया आपको कब प्रेशर बन जाए, इतना फियर होता है। हाँ, बहुत होता है लोगों को, इतना फियर होता है। राइट। तो ये है आईबीएस। लेकिन आईबीएस में ये है कि आप अगर आयुर्वेद में आते हैं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि भैया बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, आयुर्वेद में संग्रहणी रोग का बहुत अच्छा इलाज है। तो इसलिए परेशान मत घूमिए, आप एलोपैथ में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ठीक हो जाए। आप अगर ठीक नहीं है तो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल के बाद दूसरे एलोपैथिक हॉस्पिटल, और फिर दूसरे के बाद तीसरे मत जाइए। आप 1 मौका दीजिए, 2 मौका दीजिए, उसके बाद आप आयुर्वेद में आ जाइए। सीधी सी बात है। मैं तो पहले ये विश करता हूँ किसी को हो नहीं, अगर हो गई अनफॉर्चुनेटली, हमारा खान पान इस तरह का है, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, हमको पेशेंस खत्म हो चुका है, लूज मोशन लगी, उसके बाद हम बाहर का खा रहे होते हैं तो पकड़ चपेट में तो आ रहे हैं, उसके बाद एलोपैथिक हॉस्पिटल में पहले जाते हैं, जाइए और भगवान से प्रार्थना ठीक हो जाइए, और नहीं तो फिर आ जाइए। 50 साल मत लगाइए, 20 साल, 25 साल, 15 साल लगा के लोग जो है बिल्कुल अपनी लाइफ खराब करके आते हैं कि मतलब
कोई लाइफ ही अब नहीं जैसे होती। आपने कहा कि 50 साल वाले भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं जिनको आईबीएस 50 साल से है या 15 दिन बहुत- में कहलवा लेता हूँ आराम से। अब जैसे फिर जैसे लेकिन अब वो उस समय पछताने से क्या होगा कि हाँ पहले क्यों नहीं आए थे, वो पहले तो क्यों ठीक नहीं है। आए। तो जैसे जब वो आपके पास आते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे लोगों का कि वो 3-3 घंटे वॉशरूम में रहते हैं, होल डे भी रहते हैं, ठीक है, वो वेट करते हैं कि स्टूल आ जाए, मोशन क्लियर हो जाए, लेकिन वो नहीं होता हाँ, है, ये बहुत आप जोर actually लगाते हैं। ये आपने, मुझे लगता है कि हाँ, बहुत जोर लगाते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। और ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि जो वो बहुत अधिक टाइम आप वॉशरूम में लगाने वॉशरूम लगे लगाते हैं ना। लेकिन फिर भी वो क्लीन हाँ, नहीं मैं होता, आपको क्लियर नहीं मैं होता। बताता हूँ, इसका जवाब भी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं वो फॉर्चुनेट डॉक्टर हूँ जिसको ब्लेसिंग्स हैं आईबीएस ट्रीट करने के लिए। टचवुड सर, बहुत ईश्वर अच्छी की तरफ बात से है, बहुत बहुत blessing अच्छी है। बात है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली आईबीएस को भी अब 2 वेरिएंट मिल गए हैं, एक आईबीएस डी, एक आईबीएस सी। डी मीन्स डायरियल, जिसमें पेशेंट जो है सुबह से शाम तक, मैंने बताया 3-4 बजे तक 8 बार, 10 बार, 5 बार, 6 बार जाता है। एक होता है वेरिएंट जिसमें जो आपने बताया कि लंबा लंबा बैठता है जाकर के, लेकिन या वो नहीं होता। हाँ, या वो पेशेंट ऐसे भी आते हैं, कैन यू बिलीव, अब मैं इस समय एक कानपुर की बिटिया है उसको ट्रीट कर रहा हूँ, अच्छा, वो 25 दिन से टॉयलेट नहीं गई है, Oh फ्रेश my होने नहीं God. गई है। ओ, क्या रीजन था? अब बताता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों तरह के सिचुएशन आ अच्छा, सकती है। ओके। आप दिन में जाके 2-3 बार 5 भी। बार, 4 बार, 2-2 घंटे के लिए भी आप बैठ सकते हैं जाके अपना वॉशरूम में मल त्याग के लिए। और कहाँ 20 और 25 कभी दिन आप भी नहीं। 3-3 4-4 दिन आपको प्रेशर ही नहीं होगा, आप जाएंगे क्यों? है ही नहीं, जब इवन सिंगल % अर्ज है ही नहीं आपको, आप क्यों जाएंगे? और खा भी तीनों टाइम रहे अच्छे से, खा रहे हैं आप, लेकिन खाना वो- पड़ेगा या नहीं भी खा रहे हैं, मतलब लेकिन जीना तो है लेकिन ना। निकल, हाँ, राइट, बिल्कुल। एग्जैक्टली होता क्या है, इसको आईबीएस सी बोलते हैं। मैं जिस तरीके से, जिस अंडरस्टैंडिंग से इसका ट्रीटमेंट करता हूँ, एक तो बहुत क्लियर है आंचल कि आप उस डॉक्टर को दिखाइए आईबीएस के पेशेंट को, उनको दिखाना चाहिए जो आईबीएस को समझते हैं, जो साइकोसोमेटिक अप्रोच जानते हैं कैसे बढ़ना है। क्योंकि ये बीमारी ऐसे घूमती है कि पेट खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब, पेट खराब, पेट और खराब, दिमाग और खराब, दिमाग और खराब, पेट और पूरा खराब। साइकिल बन ऐसा गया ना। विशियस सर्किल बन जाता है, ऐसा विशियस सर्किल। तो आपको केवल, अगर आपने केवल पेट की दवाइयाँ दी, ठीक है, तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए हम पेशेंट्स को हमेशा साइकोसोमेटिक अप्रोच करते हैं कि हाँ ये चीज़ गट के लिए दे रहे हैं, लाइक संदीपन कैप्सूल मैंने नाम लिया, उसके बाद दिमाग के लिए सुप्रज्ञा देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, एक तरफ से हम डिस्ट्रेसिंग कर रहे हैं, एक तरफ से हम गट को भी समझा रहे हैं, वहाँ की सूजन को उतार रहे हैं, उसकी मोटिलिटी को हार्मोनाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ना वो कॉन्स्टिपेशन में जाए, ना वो लूज मोशन में जाए। तो दैट वे वी ट्रीट आईबीएस पेशेंट। अब मैं बताता हूँ, जो आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि इतनी देर जाके बैठना, इनिशियली आपको मोशन लगते हैं, ठीक है, आपकी मोटिलिटी एक नेचुरल मोटिलिटी जो होती है जिसको हम पेरिस्टल्सिस बोलते हैं, उससे बहुत अधिक हो गई भाई, आप पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हैं तो हम जाके फ्रेश होते हैं, मल त्याग होता है। अगर आप गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आपका जो है इतना प्रोमिनेंट हो गया कि आपने पेट में कुछ गया, आपको प्रेशर बन गया, मोटिलिटी शुरू हो गई, मोटिलिटी शुरू हो गई, तो आपकी आते जो हैं जब वो अधिक काम करेंगी, अधिक मोटिलिटी करेंगी, तो उनमें सूजन आ जाती है। एक तरह से स्पेसिफिकली जिसे हम बोलते हैं कि जो एंट्राइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स, इसी का एक रूप है कोलाइटिस, जो आपने सुना होगा। तो ये आते सूज गई। अब कोई चीज अगर सूज गई, पहले तो वो तेज चल रही थी, तो आप बार बार जा रहे थे, अब वो सूज गई, तो सूजी हुई, आप बताइए जो भी चीज सूजी है वहां मूवमेंट नहीं होगा ना, नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट exactly जाएगा, वो मूवमेंट बंद हो जाता है। और फिर वो इसलिए जो खाया वो डायरेक्ट नीचे गया, आप डायरेक्ट, वो तो म्यूकस है वहां पे, और सूज गए। जब भी कोई चीज सूजती है तो आजकल प्रैक्टिकली सोचिएगा एक बात, उससे रिंकल्स गायब हो जाते हैं। रिंकल्स गायब हो जाते हैं मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे यहाँ पे कितना रेलिवेंट है, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, मेरी स्किन देख रहे हैं, ये स्किन है, अगर मैं अभी अपनी फिंगर की स्किन को ऐसा कर दूं टाइट, तो ये देखिए मैं टाइट कर दिया, हाँ। तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी ये उंगली की स्किन सूजी हुई है, रिंकल्स गायब हो जाते हैं, रिंकल्स तब गायब हो पता गए। तो अब चल यहाँ जाएगा। पे कोई चीज रुकेगी नहीं। अगर मेरी आंतों में सूजन है तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी पे सरफेस पे दिखाई देने लगेगा, और वो एंड
वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। आप चाहे 3 घंटे जाके बैठिए, चाहे आप 3 दिन बाद जाइए, आपका मल त्याग होगा नहीं, क्योंकि देयर इज नो मोटिलिटी। फिर वहां पर एनीमा दे करके या जबरदस्ती आप कितना, नॉर्मली लोग 1 चम्मच त्रिफला खाते हैं, वो 6 चम्मच 8 चम्मच खाते हैं। वो मतलब एक तरह से सूजी हुई आंत को और सुझा लेते हैं। ये सब खा खा के कर कर के। एग्जैक्टली। आप एक मतलब इन जनरल अगर मैं बॉलिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, और मैंने एक दिन मेरी क्षमता से अधिक बॉलिंग की, बहुत अधिक मैंने की, तो हो सकता है अगले दिन मैं उठूंगा तो मुझे यहाँ पे सूजन होगी। तो मेरे को पहला ट्रीटमेंट क्या है कि मैं उस दिन फिर इसको रेस्ट दूं, इसको थोड़ा सा इसकी लिपाई पिताई करूं, तेल वेल लगाऊं और रेस्ट दूं। और मैं अगर जो है इसकी सूजन की चिंता किए बिना फिर बॉलिंग करूंगा तो मैं इसको डैमेज कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता ही है कि पहले उनको पता नहीं लगता, वो 2-3 बार जा रहे होते हैं, मोटिलिटी कहीं ना कहीं अधिक होती है, फिर वो इन लॉन्ग टर्म जब मोटिलिटी चलती रहती है, फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन इतना कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब उसको हम बोल लेते हैं IBS-C, कि मैं तो जाता ही नहीं हूं। पेशेंट कभी कभी बोलता है मैं IBS का पेशेंट नहीं हूं। IBS के पेशेंट तो बहुत बार जाते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि अरे भैया ये भी IBS का ही, IBS 2 टाइप हो गए, एक बहुत ज्यादा जाते हैं, एक टाइप बैठे रहेंगे। स्टेजेस बोलिए। तो कौन से ज्यादा खतरनाक है इसमें? सेकंड डेफिनेटली, जिसमें आप जा रहे हो लेकिन वो स्टूल आपका मतलब आप फ्रेश नहीं हो रहे हो। मैं आपको ऐसे पेशेंट हैं जिनके बारे में बताऊंगा जो बोलते हैं कि मेरा पूरा दिन का मैक्सिमम टाइम मैं वॉशरूम में गुजारता हूँ। और सोचिए क्या वो करेंगे। वो कितने घंटे, एक बार जब जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे रात में उठ के बैठ जाते हैं टॉयलेट में जाके 2-2 3-3 घंटे के लिए। क्या लाइफ है। तो फिर ये IBS के ही सिम्टम्स है, IBS का ही पेशेंट है 100%। एंड यू शुड मीट IBS एक्सपर्ट। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आंचल आपको बोल रहा हूं और जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज IBS यानी संग्रहणी से आप परेशान होकर अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए। आयुर्वेद में चाहे वो IBS-D है चाहे IBS-C है, मैंने बोला कि D के बाद इन जनरल C की स्टेज आती है। तो आप मिलिए 15 दिन के अंदर, आंचल ईश्वर को साक्षी बना के बोल रहा हूँ, 15 दिन के अंदर आपको ये फील करा दूंगा कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सही। लेकिन जैसे IBS की आपने बात किया, कई लोग एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, जाए क्या हो तो गया? वो जाते हैं। अब क्या है कि अब जैसे आपने कहा 15 दिन में, तो एलोपैथी भी फास्ट काम करती है। हाँ? तो उनको 15 दिन में वो रिजल्ट दिखने लगेगा। फिर वो कितने टाइम के बाद उनको वो समझ में आएगा कि भाई ये तो अभी तक ये ठीक ही नहीं हुआ है, मतलब उसके सिम्टम्स दोबारा कहीं ना कहीं तो निकलते होंगे, क्योंकि एलोपैथी तो चीज को कंट्रोल करती है ना, खत्म तो नहीं करती है। एग्जैक्टली। ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, हाँ, 15 दिन में हमारा ठीक हो गया। एलोपैथ में आंचल, जो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप बार बार मुझसे वो बुलवा रहे हैं कि IBS का ट्रीटमेंट, IBS का ट्रीटमेंट जो है सिर्फ आयुर्वेद में, वो आयुर्वेद में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, मतलब एक आयुर्वेद में ही है। सिर्फ क्यों बोलूं? मैं बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को वहां लाभ मिलेगा। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो आपको दवाई देंगे, एंड डेफिनेटली कुछ दिमाग की भी दवाई देंगे और पेट की भी देंगे। ठीक है, आप ले लीजिए, बस आपको बहुत डाउट करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो IBS पेशेंट ना, डॉक्टर पहले एक बार तसल्ली कर लो, हाँ भाई ये डॉक्टर है, उसके बाद 3 से 6 महीना उसको सरेंडर कर दें, चाहे वो किसी स्ट्रीम का डॉक्टर हो, आयुर्वेद का हो, एलोपैथ का हो, होम्योपैथ का हो, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम पेशेंट से पहले बोलते हैं कि हैव पेशेंस, पेशेंट विद पेशेंस, एंड पेशेंट एंड डॉक्टर वन, एंड अपोजिशन में बीमारी, तो बीमारी हारेगी। अगर आपने डॉक्टर को ही पार्टी बना लिया दूसरी, कि आपने तो कहा था 15 दिन में, आपने तो कहा था 1 महीने में, आपने तो कहा था 3 महीने में, ठीक है, या हमने बोला कि हम 90 से, मैं तो कहता हूँ 99% लोगों को 15 दिन में फील करा देते हैं कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर 1% जो बचा है वो भी ये कह दे कि आप मेरे को तो हुआ नहीं जी, कोई बात नहीं, अगले 15 दिन में हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले 15 दिन में हो जाएगा। ये इस बीमारी में मरीज और डॉक्टर एक पार्टी बनना बहुत जरूरी है।
एक तो ट्रस्ट आपकी और बीमारी पेशेंस। हारेगी। करेक्ट। लेकिन अगर आप उसी को पार्टी बना लेंगे डॉक्टर को, तुम खुद ही झगड़ना शुरू कर दोगे कि आपने ये कहा था 15 दिन में, आपने ये कहा था। डॉक्टर का एश्योरेंस देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो है दवाई देना, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक है। इसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा एंड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको देखिए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग, मतलब मैं इंडिविजुअली पेशेंट देख रहा हूँ 99 से, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, तो मैं कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ नहीं, ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। Right. तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद में आना चाहिए, बहुत अच्छा इलाज है, और आईबीएस को फटाफट ठीक करना चाहिए, क्योंकि आईबीएस पूरे आपके डाइजेस्टिव पावर को, आपके मेटाबॉलिक पावर को एकदम खराब कर देती है। एंड आंचल आज के टाइम पे डायबिटीज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ठीक है, गाउट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो आप पेट नहीं खराब रख सकते अपना। अच्छा सर, मैं इसके सोल्यूशन पे आऊंगी अब कि क्योंकि अब हम लोग उस पर बात करेंगे कि आप क्या सोल्यूशन देते हैं और कैसे क्या करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को इनिशियल स्टेज पे, जैसे उसने पॉडकास्ट सुना, उसे समझ में आ गया ये मेरे अंदर सिम्टम्स है, तो क्या घर में कुछ आयुर्वेदिक जैसे हमारे किचन में होते हैं कि भाई आप इसको खा के ठीक कर लो इनिशियल स्टेज पे, तो वो क्या होगा? या फिर उसे पहली ही स्टेज पे अगर वो उसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो डायरेक्ट सीधा डॉक्टर के पास आए? आंचल, मैं आपके मार्फत एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ आईबीएस पेशेंट। बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो, आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है, और डाइट मतलब परहेज करने पड़ेंगे। आपको कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी, जो आईबीएस को बहुत नुकसान पहुंचाती मतलब हैं। आईबीएस वालों की भी जो डाइट होती है या जो उन्हें खाना खाना चाहिए वो अलग होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन सी Okay. चीजें पहले, कौन सी चीजें नहीं नहीं खानी खानी है। चाहिए, ठीक तो है। इन जनरल आईबीएस पेशेंट जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, यानी कि दूध और दूध से बनी चीजें उनको नुकसान करती हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम आ रहा है, जो हम लोग बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको दूध, दूध से बना अपना पनीर, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये आपको छोड़ देनी चाहिए। दो चीजें जो आईबीएस पेशेंट को मैं हाँ कर देता हूँ, एक को खुशी खुशी, एक को थोड़ा सा दुखी मन से। तो खुशी खुशी हाँ करता हूँ छाछ को, तक्र को, ठीक है। आप जो है, जब हम दही विलो करके हाँ। मक्खन निकालते हैं और साथ में बटर मिल्क जो निकलता है, जो छाछ हम जिसे बोलते हैं, उसमें भुना जीरा और काली मिर्च मिला करके आप छाछ रोज ले लीजिए, वो आपको अलाउड है। दही कम मात्रा में थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्फ्लेमेशन है हाथों में, तो दही भी अच्छी नहीं है आपके लिए। तो मिल्क और मिल्क से बनी यानी दूध से बनी चीजें आपको नहीं लेनी। नंबर 2, ग्लूटेन जो होता है वो आपको तंग करेगा। ग्लूटेन का मतलब है गेहूं और मैदा, बेसिकली वो आईबीएस पेशेंट को इन जनरल तंग करता है। तंग तो मतलब कैसे कि क्या क्या होगा? आपकी बीमारी को बढ़ा देगा, सूजन को बढ़ा देगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो नंबर 3, जो हरे पत्तेदार सब्जी है, अगेन देखो क्या मिस्टेक करते हैं लोग, जब पेट खराब होता है तो वो इस तरह की चीजों का खाना बढ़ा देते हैं। पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, नहीं खाना मतलब है। या हाँ कैबेज, पत्ता गोभी, हाँ। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खानी है अगर आप आईबीएस के से पेशेंट पीड़ित हो हैं तो। वैसे तो मैं सच्ची बोलूं, आपको अगर पेट की कोई भी तकलीफ चल रही है, एसिडिटी, गैस, कुछ भी, तो आपको पालक, सरसों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ओके। नंबर 4, आपको रोज सैलेड नहीं खाना चाहिए। प्याज, टमाटर, गाजर, मूली आप सब्जी बना के जितना मर्जी खाइए, पका करके खाइए, लेकिन कच्चा मत खाइए। कहा तो हमें सैलेड दालों, बोला जाता था। अभी एक मिनट ओके, आईबीएस वालों के लिए ठीक है, ठीक है। दालों में आप उड़द, राजमा, चने यानी कि साबुत दालें मत खाइए। अब आंचल जी देखो, मुझे बीच में बोल रही थी क्या खाएंगे, सब तो मना करते जा रहा है। भैया मैंने उड़द, राजमा, चना मना किया है, लेकिन मूंग धुली, मूंग छिलका, अरहर, मसूर, ये दालें आप खाइए। मैंने बैंगन और साग को आईबीएस पेशेंट को मना करता हूँ या किया है। आप लौकी, तोरी, टिंडे, परमल, कद्दू, करेला, आलू, मटर, गाजर, मूली पका के खाइए ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गेहूं आपको कम करने के लिए बोला है, आप चावल खाइए, चावल भी खाइए, खिचड़ी भी खाइए, चावल के आटे की रोटी खाइए बना के। आप यस, आप बेसन रोटी खाइए, आप सर्दियां हैं तो बाजरा खाइए, आप गर्मियां हैं तो जौ खाइए। तो मिलेट्स का तो आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो मिलेट्स का प्रयोग कीजिए। आपको केवल गेहूं का आटा जो है
व्हीट फ्लोर, उसे थोड़ा अवॉइड करना आपके लिए अच्छा। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कच्ची चीज, मैंने सलाद वैसे मना किया है, लेकिन आप प्याज टमाटर आप खाइए ना, पका करके सब्जी में खाइए, खूब खाइए। आप मूली गाजर की सब्जी बना के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो कहने का मतलब है कि आपको जिद छोड़नी होगी अगर आपको आईबीएस से बाहर निकलना है। जितनी इम्पोर्टेंट सही मेडिकेशन लेना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने गट को इरिटेट ना करें, क्योंकि आपकी बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आपको गट को इरिटेट नहीं करना। ये पार्ट आपने कवर किया एक तरह से गट के लिए। अब दूसरा पार्ट है ब्रेन। क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल, अगर आपने दोनों नहीं किया फिर आपको फायदा नहीं होगा। राइट, ठीक है। तो ब्रेन के लिए आपको जो अदरवाइज आप स्ट्रेस लेते हैं, जो एक कॉम्पिटिटिव सी आपका एटीट्यूड है, उससे बाहर आना होगा आपको। नहीं तो आप लेते रहिए कंपटीशन, लाइफ ही खत्म हो जाएगी। आप कंपटीशन तो दूर की बात, आपकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो आपको हमेशा पीस में रहना है। बाहर आने के लिए क्या करें, यही सबसे बड़ा सवाल होता है। वो तो अभी तो बताएंगे बाहर में आने के लिए क्या करें, लेकिन इन चीजों को छोड़ना होगा आपको स्ट्रेसफुल लाइफ छोड़नी होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपना सोना वोने का समय ठीक करना पड़ेगा। आपको बढ़िया से, आप कुछ भी जाए, आपको सोना है 8 घंटा, ठीक है। आपको बैठना है मेडिटेशन के लिए, आपने जाना है पार्क, आपने खेलकूद करना है, बच्चों के साथ टाइम बिताना है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा अगर आईबीएस से बाहर आना है। तो आपको मतलब स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। और ये आई थिंक हर चीज के लिए सही है ना। अब अगर कोई और बीमारी भी वो भी ठीक हो जाएगी, जो आने वाली होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये कम से कम ये है कि, क्योंकि स्ट्रेस तो कहते ही हैं कि भैया स्ट्रेस आपकी हर बीमारी का जड़ है। अगर आपको स्ट्रेस आया तो आपको ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो ये है कि स्ट्रेस पहले से ही इस चीज को, आज के टाइम पे आप आंचल, स्ट्रेस इंड्यूस गैस्ट्राइटिस, किसी को पेट में अल्सर हो रहा है, बोले स्ट्रेस से हुए हैं। स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज एक अलग वेरिएंट बन गया शुगर का। जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर आता है, वो सब जानते हैं। स्ट्रेस से हार्ट डिजीज आती है, सारी वो आप जानते हैं। आपको बॉडी के पेन्स बढ़ जाते हैं, आपका माइग्रेन हो जाता है, आपको इंडाइजेशन हो जाता है। तो स्ट्रेस तो आपने सही कहा कि जब आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको करेक्ट करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो आप स्ट्रेस, ये नहीं खाली आईबीएस में, हर चीज में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हुआ जो छोड़ना है, स्ट्रेस को छोड़ना है मेंटल लेवल पे, और जो चीजें मैंने खाने पीने की चीजें बताई उनको छोड़ना है गट के लेवल पे। अब बात आती है कि क्या लें। तो सबसे पहले आईबीएस पेशेंट के लिए जो चीज यूजफुल है वो है बेल। बेल इज अमृत फॉर आईबीएस पेशेंट। तो गर्मियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेल का शरबत बना के पीते हैं। बेल पत्र, जो बेल पत्थर बोलते हैं, बिल्व फल होता है जो, अच्छा, जिसके पत्तों को भगवान शिव पे चढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्व पत्र, गोल गोल बेल जो होता है। तो गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ तो बड़ा पॉपुलर है, वो लोग उसका शरबत बना के पीते हैं। गर्मियों में बहुत टेस्टी लगता है वो। तो वो उससे पेट एकदम सेट रहता है। अच्छा। स्पेसिफिकली जो कोलाइटिस के पेशेंट है, जो आईबीएस के आसपास स्टैंड कर रहे हैं, या जिनको अभी आईबीएस है लेकिन वो अभी पूरी तरह जान नहीं रहे हैं, बस ये कहते हैं पेट में गर्मी रहती है, तो जब बेल लेते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। तो उस समय तो उनको बेल ताजा मिल जाता है। अब इन्हीं बेल से ऐसी एक कुटज का पेड़ होता है, तो कुटज की छाल का काढ़ा भी बड़ा अच्छा काम करता है इसमें। तो ये फिर उसके बाद तो और चीजें भी हैं, जैसे आपने कहा भुना जीरा जो है बहुत अच्छी चीज है, जो 2 काली मिर्च है, ये मिला करके कॉम्बिनेशन में हम छाछ में डलवा करके पिलवाते हैं। तो इन्हीं सबसे फिर हम दवाइयाँ तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा कुटज घनवटी आती है, कुड़जा रिस्ट आता है, बेल के बिल्वा कांति कैप्सूल आते हैं, इन्हीं में ही संदीपन, बहुत सारे ट्रेड नेम से कैप्सूल, लेकिन बेस सबका यही बेल, यही कुटज, यही चित्रक, यही इंद्रिया, ये सब चीजें होती हैं। तो ये हो गया। एंड दिमाग के लिए फिर हमारी जो हर्ब्स हैं, सर्टेन हर्ब्स, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, जो मेध्य रसायन जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब ये वो हर्ब्स हैं जो जाके आपके दिमाग को ताकत देती हैं। दिमाग को ताकत देने का मतलब दिमाग को अच्छा करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, शांत करती हैं। दिमाग को मतलब शांत करने के लिए भी आयुर्वेद में इस तरह की दवाइयां हैं? बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, ओ, तो क्या हाँ, जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा एंजियोलिटिक है ना, आपकी जो एंजाइटी है उसको खत्म करता है। आपको नींद नहीं आ रही, आप जटामांसी का सेवन करो। आप जटामांसी का पाउडर लाओ और ला करके, और पाउडर लाओ या जटामांसी पंसारी के यहाँ जाइए, जटामांसी नाम देखिए क्या है, जटामांसी। जैसे आप लोगों की चुटिया होती है, बालों की जटाएं होती है, उस तरह से बिल्कुल वो ऐसे करके होती है, जैसे पूरी चुटिया आपको दे दी काट के।
तो उसके ला करके आप उसको साफ कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ा कर लीजिए, मिक्सी में पाउडर बना लीजिए, और उस पाउडर को आप एक तेज गर्म पानी में जो है 1 कप पानी में आप भिगो के रखिए रात में। आप मतलब लाइक 9 o'clock या 8 o'clock अपना डिनर के समय पे आप भिगो दीजिए, और आधे पौने घंटे बाद उसको छान करके पानी को पी लीजिए, आपको बढ़िया नींद आएगी। मतलब इनका भी इंस्टेंट एकदम आपके पास इलाज है आयुर्वेद में कि तुरंत की बिल्कुल, तुरंत आपके दिमाग जटामांसी को। बहुत अच्छी आपको नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है जटामांसी। अश्वगंधा बहुत ज्यादा एंजियोलिटिक है। आप ब्राह्मी लीजिए, आप ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ये आपकी मेमोरी को तेज करेंगे, आपके डिप्रेशन को ठीक अच्छा, ये करेंगे। कैसे कैसे लेना अश्वगंधा की, जैसे अगर हम अब बात करें देखिए तो? इसमें मैं आपको एक चीज हाँ, बताता हूँ हाँ। आजकल क्या होता है कि जैसे अब बहुत सारी चीजें हमें देनी है एक कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर हम इसको एक अर्क के रूप में बना देंगे। अर्क जानते हैं, अर्क मीन्स डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो हम अश्वगंधा लेते हैं, ब्राह्मी लेते हैं, थोड़ी जटामांसी लेते क्वांटिटी हैं, में। सब जो एक रेशियो तैयार कर दिया हमने, और रेशियो तैयार करके हमने एक कंटेनर में डाला, ठीक है। एंड डाल करके उसमें फिर पानी डाला, और पानी डाल के उसको उबाला। अच्छा। उबालते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं। हम्म, आप जब भी किसी को उसके उबालेंगे, वेपर्स हैं, हाँ। आगे कंडेंसर लगा हुआ है, आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में कंडेंसर होता है, तो उसमें पानी, ठंडा पानी आ रहा होता है, गर्म पानी निकल रहा होता है एक तरफ से, और उधर जाके जैसे अरे घर घर में गाँव में पहले अर्क निकालते थे, सौंफ का अर्क निकालते थे, अजवाइन का अर्क निकालते थे। लेकिन ये आज तो- के घरों में पॉसिबल नहीं हो हाँ, तो पाता नहीं ना। पॉसिबल है, तो फिर आज हम बना रहे हैं ना, हमसे लीजिए। हाँ, तो बने बना। कहने का मतलब ये हाँ, है कि वो अर्क निकाला। हाँ। तो अर्क की क्या खूबसूरती है कि अर्क इज मतलब पानी से भी हल्का है वो, ठीक है, अच्छा। और उसमें सारे गुण हैं जड़ी बूटियों के। आप जैसे ही उसको पीते हैं, वो बस ये समझिए कि इमीडिएटली उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ओके। इमीडिएटली उसका एब्जॉर्प्शन वो इतना तेज काम करता है जैसे आपको कोई इंग्लिश मेडिसिन काम कर रही हो। जैसे आपको कोई पेन है और आपको कहते हैं ना सॉर्बिट्रेट आप जीभ के नीचे रख लीजिए, तो उतनी तेजी से जैसे आप क्लोनाजिपाम खाते हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप क्लोनाजिपाम खाते हैं, एक इंग्लिश मेडिसिन है, तो जो इमीडिएटली आपको पैनिक अटैक आया, आपको चक्कर आ रहा है, आपको घबराहट शुरू होगी, तो लोग चूस लेते हैं गोली। तो वैसे ही क्या चीज हम आयुर्वेद में बनाते, तो अर्क जो हमारा एक है, वो जैसे आप पानी में डालते हैं ना, तो पानी का एब्जॉर्प्शन विद इन मिनट्स शुरू हो जाता है, विद इन मिनट्स। तो ऐसे ही वो अर्क काम करता है। मतलब हमारे पेशेंट ये बोलते हैं कि अब हमको घबराहट हो रही है, हम इमीडिएटली 2-4 चम्मच उस अर्क, उसका नाम हमने सुप्रज्ञा रखा हुआ है, तो सुप्रज्ञा अर्क के हम 4 चम्मच लेते हैं और रिलीफ आ जाता है, जैसे इंग्लिश मेडिसिन करती है। और ये कोई भी ले सकता है, कोई भी पेशेंट कोई भी भी ले हो, सकता है। कोई और भी ले सकता है। आजकल आज के टाइम पे ना, अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो आप देखिए कि हमारा जो काम है, इट इज लेस फिजिकल, मोर मेंटल। बिल्कुल राइट। हम लोग, अब सब लोग जो है वो क्या करते हैं, फिजिकली तो हम कुछ करते ही नहीं है। वो भी पता नहीं किस पे एहसान करते हैं, सुबह जो 1 घंटा आधे घंटे के लिए, हम में से 1% लोग जो पार्क वार्क निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। 1% भी बढ़ा के बोल रहा हूं मैं, 0.1% लोग भी सुबह घूमने नहीं जाते या कोई फिजिकल एक्टिविटी। 0.1%। आप सुबह पार्क में जाते हैं, इतना बड़ा पार्क होता है, आपको मुश्किल से 20-30 लोग नजर आते हैं, और वहीं पे आप उसी मोहल्ले में देखिए कितने घर, कितने लोग। तो 0.1% लोग भी नहीं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग दिमाग से लगे हुए हैं। जगह तो छोड़ो, जब सो रहे हैं ना तब भी सोच रहे हैं, दिमाग चल रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहां से प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई कि हमने अपनी एक्टिविटी तो फिजिकल से साइकोलॉजिकल बना दी, मेंटल बना दी, लेकिन खुराक वही है, वही रोटी खा रहे, वही चावल खा रहे, खा रहे। जिस चीज से अधिक काम ले रहे हैं, अरे वो कोई पहलवान है, हम देखते हैं ना हमारे पहलवान होते हैं, उनसे बात करो खुराक क्या है भाई, तो वो बोलेगा कि साहब मैं तो 100 ग्राम बादाम खाता हूँ रोज, 2.5 किलो दूध पीता हूँ, इतना घी लेता हूँ, बोलता है ना। तो जिसने तन को खपाना है, वो खुराक ले रहा है तन के लिए। अब जिसने दिमाग को खपाना है, उसने दिमाग को क्या दिया? हाँ। तो फिर दिमाग खराब नहीं होगा? हाँ। इसलिए सबके दिमाग खराब है। बहुत सिंपल मैथमेटिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। ये आप आजकल समझे मेरी बात को? बिल्कुल सर। आप यार ये बताओ कि आप सारा दिन दिमाग चला रहे हो, आप पता है दिमाग के लिए, और देखो आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है। आप लीवर के लिए चाहते हैं तो हमारे पास चिरायता है, हमारे पास कुटकी है, हमारे पास काल मेघ है। आप किडनी के लिए चाहते हैं, हमारे पास कासनी है, हमारे पास गोखरू है। मतलब हर चीज के लिए हमारे पास, हमें गला अच्छा रखना है, हम मुलहठी है, हमें आंखें अच्छी रखनी है, हमारे पास त्रिफला है।
तो ऐसे हमें दिमाग से ही रखना है। हम अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामानसी है, ज्योतिषमती है। हर सिस्टम के लिए आपके पास, आपको सेक्सुअल स्ट्रेंथ अच्छी करनी है, आपके पास मुशली है, कौंच है, तो हर मतलब हमारे पास हर ऑर्गन स्पेसिफिक हर्ब्स हैं कि आप किससे ज्यादा काम ले रहे हो। राइट। तो एग्जैक्टली आप दिमागी काम ले रहे हो लेकिन दिमाग के लिए कुछ नहीं। तो यहां पर आयुर्वेद की रेलिवेंसी बनती है। आप पूरा दिन दिमागी काम कर रहे हो, आप खाइए ना सुप्रज्ञा अर्घ, एंड फिर देखिए आपको ये सुप्रज्ञा अर्घ अगर कोई लेता है तो कैसे लिया जा सकता है, और इसे पूरे दिन में मतलब कितनी बार कब खाना है, कैसे देखिए, खाना अगर है? आप हेल्दी हैं आंचल, ठीक है। और आपको लगता है कि आप सुबह से शाम तक आप दिमागी काम कर रहे हैं, क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, मतलब दिमाग चल रहा है पूरे टाइम, तो मेरी एक एडवाइज है कि आप रात में सोते समय सुप्रज्ञा अर्घ 4 चम्मच, और एक इसी के कैप्सूल भी बनते हैं, एक कैप्सूल के साथ आप ले लीजिए। आप हेल्दी हैं आपके हिसाब से, लेकिन आप हेल्दी थे कि नहीं थे वो 15 दिन बाद बताना। जब और बेटर फील होगा तो समझ में आएगा कि भैया आप बीमार थे। आपके हिसाब से आप हेल्दी हैं। हाँ। क्योंकि आप जब सुबह 10 बजे जाते हैं जॉब पे, तो इस तरह का माहौल होता है जैसे अभी हम बैठे हैं, हल्का हल्का एसी चल रहा है, बिल्कुल कूल तो बैठे हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं, शाम तक हम टेबल पे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं। अरे हमने कौन सा खेत में काम कर लिया, हमने कौन से फावड़े चला लिए, हमने कौन सा वजन उठा के कहीं पे दौड़ लगाई है। लेकिन 6 बजे जब घर आते हैं, ना हम बच्चों से बात करके राजी, ना हम बीवी से बात करके राजी, ना हम माँ बाप से बात करके राजी, हम थक गए। क्या करके आओ भाई ऐसा? जरा से हमको गर्मी लगने लगती है, हम एसी ऑन कर लेते हैं, जरा से हमको ठंड लगने लगती है, हम हीटर ऑन कर लेते हैं, और आराम से बैठे होते हैं, जूते चप्पल उतार के बैठ जाते हैं, टेबल पे बैठ के टेक लेके ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं। फिर काहे की थकान हो गई? हाँ। तो थकान शारीरिक नहीं है, बिल्कुल, थकान मानसिक है। और वो जो बिहेवियर हमारा घर पे होता है, जो इरिटेबिलिटी होती है, जो एंगर होता है, जो एक हम वाइफ कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तेरे को क्या मतलब भाई? हमें उसके रेलिवेंट क्वेश्चन या कंसर्न के क्वेश्चन भी इररेलेवेंट लगने लगते हैं। तो क्वेश्चंस का इररेलेवेंट लगना वो फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, वो मेंटल कंपोनेंट है, क्योंकि वो वहां थकावट है। आप जब थक जाते हैं खेल के, और कोई आपको कहे कि चलो एक बार दौड़ लगाते हैं, तो आपको मैं नहीं लगा सकता, मैं थक गया हूं, वो फिजिकल है। हाँ। आप दिमागी काम करके आए हैं। हाँ, जो खेल के बैठा है उसे थोड़ा ग्लूकोज पिला दीजिए, थोड़ा सा उसको कुछ और खिला दीजिए, बोले अब कैसा लग रहा है, अब ठीक है, अब चल दौड़ लगाते हैं। राइट। उसे खुराक दी ना आपने। हाँ। तो उसका फिर से उसका शरीर तैयार हो गया। राइट सर, जैसे हम लोग अभी बात ही इतनी दिमाग की कर रहे हैं और स्ट्रेस की कर रहे हैं, क्योंकि सारी जड़ आपके दिमाग, आपके थॉट्स, आपके बहुत ज़्यादा वेस्ट सोचना, नेगेटिव सोचना, ठीक है, इसकी बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपका। अब आप नॉर्मल से अब बीमारी की तरफ आगे बढ़ गए। हाँ। आंचल, आपने बोला कि इन जनरल सबको दिमागी खुराक के रूप में सुप्रज्ञा अर्घ और सुप्रज्ञा कैप्सूल एक टाइम रात में ले लेना चाहिए। ठीक है। 15 दिन बाद वो बताएगा कि हाँ मुझे अब एनर्जी है। ये उन लोगों के हैं जिनको कुछ दिक्कत नहीं, जो ठीक है। हाँ। अब अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, कि कोई ऐसा लगे कि अब मेरा दिमाग ही नेगेटिव चलता है, अब मेरी नींद उड़ी हुई है, हाँ, मैं बहुत इरिटेबल सा हो गया हूँ, मुझे फील होता है कि मैं मतलब एक तरह से ज्यादा इरिटेबल हो गया हूँ, एंगर बहुत जल्दी आ जाता है, पहले जो एनर्जी थी वो अब नहीं फील हो रही है, लाइफ सैडनेस आ गई है, तो फिर वहां पर आप इसको 2 बार लें। ओके। इन सीवियरिटी जहां बहुत अधिक है वहां इसे 3 बार भी देते हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम। हाँ, 3 टाइम, नाश्ते के साथ ले लो, लंच के साथ ले लो, डिनर के साथ ले लो। पानी 4 चम्मच अर्घ। वैसे इसको इन जनरल हम लोग कैसे बोलते हैं, अब जब आप पूरा पूछ रहे हैं तो सुप्रज्ञा अर्घ आपने मंगाया, हम इनिशियली 2 चम्मच यानी 10 ml देते हैं। और ये मंगाना कैसे? पहला सवाल, मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा? ऑनलाइन मिलता है, सब जगह है ये। ओके, सब जगह है। आप आगे प्रोसेस अमेजोन से लीजिए, फ्लिपकार्ट से लीजिए, फोन कीजिए, वो सब आप कहीं से लीजिए। ठीक है। बेसिकली यहाँ मेरा आइडिया होता है कि मैं आपको कुछ बेसिक्स देके जाऊं, प्रोडक्ट सेलिंग। आप कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हमने सुप्रज्ञा की बात करी है। मैं आपको अच्छा, सो नाइस ऑफ यू कि आप कंसर्न है लोगों के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चम्मच से आप शुरू करें। ठीक है। और 3 दिन बाद आप 3 चम्मच कर दीजिए। 3 दिन बाद आप 2-2 चम्मच जो आपने शुरू किए थे, आप 3-3 चम्मच कर दीजिए, 15 ml पे आ जाइए। फिर 3 दिन बाद आप 4 चम्मच कर दीजिए, 20 ml पे आ जाइए। सो बेसिकली आपको 4 चम्मच की डोज लेनी है, लेकिन इस तरह से 4 चम्मच पे पहुंचना है।
2 चम्मच पहले 3 दिन। ये किसके लिए बता रहे हैं? जिसको सुप्रज्ञा स्ट्रेस अर्क। नहीं जिसको नॉर्मल नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक सभी है। के लिए ये है। सभी के लिए ये, आप चाहे बहुत ज्यादा सुप्रज्ञा स्ट्रेस अर्क में को हो। ग्रेजुअली आगे बढ़ाएं। 2 ठीक है। चम्मच पहले 3 दिन, उसका 2 चम्मच से खुराक को बढ़ा के 3 चम्मच, फिर 3 दिन के लिए, फिर इसकी चार नॉर्मल चम्मच। रेगुलर खुराक पे आ जाइए 4 चम्मच। 4 चम्मच पूरे दिन में? नहीं, 4 चम्मच एक टाइम पे, मतलब ओह, आप 4 चम्मच हेल्दी एक टाइम हैं पे। तो आप रात में ले रहे हैं 4 चम्मच ओके। एक कैप्सूल के साथ में। मतलब पहले दिन में जब आप शुरुआत करें तो दो चम्मच चम्मच और एक लेना कैप्सूल। है और एक कैप्सूल लेना है। ओके 3 दिन बाद 3 चम्मच और एक कैप्सूल। ओके, डन। फिर उसके 3 दिन बाद 4 4 चम्मच चम्मच, और एक एक कैप्सूल, और कैप्सूल। इसी पे मेंटेन करना है। ठीक एक है। बार लीजिए आप। अगर आपको कोई उस तरह की तकलीफ नहीं है, अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी इस सब में जा चुके हैं कि आपको लगता है नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी लेके एनी हाउ आई एम मेंटेनिंग, तो फिर वहां पर अगर उनसे बाहर आना है दवाइयों से और आपने तो क्योर करना है, तो फिर तो आपको आपको 4 चम्मच सुबह शाम लेने होंगे और कैप्सूल भी एक की जगह 2 लेने होंगे। तो डोज बढ़ा के डोज लेना है। बढ़ जाएगी बढ़ और 2 टाइम का हो जाएगा। 2 टाइम ले लीजिए। वैसे वो वही रखे कि पहले दिन में 2 टाइम में आप 2 चम्मच लो। हाँ, फिर exactly। 3 दिन बाद फिर आप 3 चम्मच लो, फिर 4 हाँ चम्मच। चल, जिनको नींद नहीं आती ना, हाँ। ठीक है, कितने समय से, बहुत, 10 साल बहुत, से, बहुत। 15 साल से, वो बोलते हैं कि पहली खुराक से हमारी नींद ठीक हो गई। कैन यू बिलीव दिस? एंड सुप्रज्ञा हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से लोगों को दे रहे हैं, 20 ईयर्स से। पूरे इंडिया में लोग सुप्रज्ञा से फायदा उठा रहे हैं। लोग क्या है ना, आयुर्वेद के प्रति जागरूक ही नहीं है, लोग बिलीव नहीं करते लेकिन हैं, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कहीं ना कि कहीं। सोशल मीडिया ने हमारी बहुत मदद की है। राइट। पहले भी मैं कर रहा था, पहले भी मैं 20 ईयर से सुप्रज्ञा लिख रहा हूँ, लेकिन अब जितनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है, मतलब आपको बोलूं हजारों लोग रोज फायदा उठा रहे हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनको स्ट्रेस है, सुप्रज्ञा। मैं कह रहा हूँ आपसे ना, आप अपने को हेल्दी फील करते हैं ना, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो 15 आप दिन लो ले ही लो। लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर अरे बाद में दिक्कत समझ नहीं, में आ 15 दिन जाएगा। बाद पूछेंगे ना आपसे, क्योंकि क्या होता है, पता नहीं जिसने 7 स्टार नहीं देखा ना उसको 5 स्टार अच्छा लगता है, और जिसने 5 स्टार नहीं देखा उसको 3 स्टार अच्छा लगता है। और जब 7 स्टार जिसने देख 3 लिया, जिसने 3 स्टार नहीं देखा तो उसको रेस्टोरेंट भी अच्छा लगता है कि बड़ा साफ सुथरा है। हाँ। तो इसलिए मैं तो केवल लोगों से ये कहता हूँ कि 15 दिन के लिए आप सुप्रज्ञा रात में लेके तो देखिए, अब लेके तो देखिए, फिर बात करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे हो गई। अरे आप मुस्कुराएंगे, आपको पता लगेगा कि हुआ क्या है मेरे साथ, ये कौन सा चमत्कार हो गया। लोग बोलते हैं कि क्या पर्सनैलिटी चेंज होती है? यस, पर्सनैलिटी चेंज होती है। बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, बच्चे जो इरिटेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। बच्चों को भी दे सकते हैं ये। अरे बच्चों को किसी दीजिए, भी। बुजुर्ग जो बेचारे अकेले बैठ के डिप्रेस हो रहे होते हैं उनको दीजिए, जो रात भर बैठे हैं नींद नहीं आ रही उनको दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। हर्बल है, नॉन एडिक्टिव है, सेफ है, नो साइड इफेक्ट, जितने मर्जी समय तक लीजिए, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरे वाले पे थे, जिनको थोड़ा स्ट्रेस है तो वो इस तरह के अपनी डोज बढ़ा ले। ठीक है। अब जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आपने वो कहा वो ऑनलाइन 3 कंसल्टेशन ले लें। फिर तो वो देखेंगे, 3 क्योंकि टाइम। हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि 2 बार तक तो अपने आप कर लें, कोई बात नहीं है। 2 टाइम भी बहुत है, 2 अगर टाइम। उन्हें अरे फायदा हो वैसे, रहा है उसमें। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है सुप्रज्ञा को। सुप्रज्ञा भगवान का प्रोडक्ट है। एक्चुअली हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं भगवान का प्रोडक्ट है, एक संदीपन और सुप्रज्ञा। ये जोड़ी मिलकर आईबीएस पेशेंट को नवजीवन देती है एक्चुअली। ओके। सुप्रज्ञा और संदीपन जो है वो पेट को एकदम मस्त कर देता है और सुप्रज्ञा दिमाग को शांत करता है। ये जिसने ये दोनों लिया आईबीएस का पेशेंट, मैंने आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बोला था कि 25-25 साल की सफरिंग वाले पेशेंट 15 दिन में वो आ करके जो है ना, एक बार तो दे ट्राई टू टच फिट की डॉक्टर साहब आपने नवजीवन दिया, तो वो हमारी एनर्जी होती है बेसिकली, वो प्लेजर होता है, वो उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते। जब पेशेंट, मैं आपको अभी इस पॉडकास्ट से पहले बाहर बैठ के बता रहा था ना, कि एक पेशेंट उड़ीसा से 11 दिन में वापस आ गया, 11 दिन में वापस, 1500 किलोमीटर दूर से पेशेंट वापस आ गया। और मैंने पूछा कि किस लिए वापस आए हो, ठीक है, तो बोले कि आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपके चरण स्पर्श करने के लिए, क्योंकि 3 साल आई वॉज आउट ऑफ लाइफ, मुझे था कुछ है ही नहीं जीवन में, कुछ है ही नहीं जीवन में, मतलब बेकार था जीवन में, क्या करता मुझे नहीं पता। एंड मैंने बोला भैया तुम ऑनलाइन करके मुझे थैंक यू बोल देते। बोले कि आपके चरण कैसे स्पर्श करता ऑनलाइन। तो वो 2 दिन में 90% ठीक हो गया, और वो 1 हफ्ते 10 दिन में, मतलब 11वें दिन वो वापस से मेरे क्लिनिक पे गुड़गांव आ गया। मतलब सोचो, उड़ीसा से
हम लोग को थोड़ा सा गुड़गांव से नोएडा तक आना होता है तो प्लानिंग करते रहते हैं, टाइम कब निकालेंगे टाइम, वो वहां से थैंक यू बोलने आ गया। सो ये जो चीजें होती है ना, ये प्लेजर होती है। और जो पानी की आप बात कर रहे थे शुरू में, अभी मेरे पास 2 दिन पहले हमारे नेपाल में एक बहुत बड़ी चेन है NPL लैब की, जैसे हमारे यहाँ लैब्स होती हैं पैथोलॉजिकल लैब्स, उनके ऑनर हैं किशोर जी, वो आए उस दिन मेरे पास क्लिनिक में थैंक यू बोलने के लिए। उनको क्या था? उन्होंने हमारा जो भी वीडियोज देखे, अच्छा, आपका पॉडकास्ट देखा हो, एंड उनका क्रिएटिनाइन थोड़ा सा बढ़ा आता था। अच्छा। एंड बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ सच ए बिग चेन ऑफ लैब्स NPL, तो वो डॉक्टर्स कितने उनके टच में होंगे, हजारों हाँ। लेकिन क्रिएटिनाइन डाउन नहीं आ रहा था। उन्होंने केवल और केवल, उनको बस ये एडवाइस मिलती थी पानी खूब पियो। तो उन्होंने बोला मैं सुबह उठ करके 1 लीटर पानी पीता था, उसका दिन में भी कोशिश करता जितना मैक्सिमम पी सकूं, बट आपका पॉडकास्ट देखा एंड उसके बाद फिर मैंने पानी को सही किया अपने की, जैसे आपने बताया, जैसे हाँ, पानी और पीने के उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपकी बात पे विश्वास इसलिए किया क्योंकि आपने श्लोक साथ में बोले, आपने रेफरेंस दिया, है ना। तो मैं एक्चुअली आजकल क्या होता है कि अगर पानी पे हम इतना अलग बोलते हैं लोगों से, मतलब 100 लोग एकदम अलग बोल रहे हैं और मैं अलग बोलता हूँ, अगर मेरे साथ मेरे ये शास्त्र ना हो, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तो अभी तक तो लोग मुझे पीटते आकर के। हाँ, क्योंकि मेरे को गलत नहीं कह सकते, मेरे को गलत कह रहे हो तो इसका मतलब तुम चरक, सुश्रुत, वाग्भट या अपने वेदों को गलत मान रहे हो। मैंने थोड़ी बोला केवलम से औषधम पक्वम मामम उष्णम हितम च तत्समीक्षे मात्रा युक्तम अमृतम विषम अन्यथा, ये किसने बोला? वाग्भट ने बोला भैया। ऋते शरद निदागाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि जल्प, की 2 ऋतु, एक तो ग्रीष्म ऋतु और एक शरद ऋतु, है ना, एक मतलब ऑटम और एक समर, इनमें सम मात्रा में जल पी लो, बाकी बची 4 ऋतु मतलब 8 महीने में स्वस्थो अपि च पिबेत अल्पम, स्वस्थ भी अल्प मात्रा में जल पिए, मतलब सम मात्रा में, वो घटा के पीना है। अति योगेन सलीलम त्रशतो अपि प्रयोजितम, अति योगेन सलीलम, अति योग में सलील पानी पिया, प्यास लगने पर भी, अति योगेन सलीलम त्रशतो अपि, प्यास लगने पर भी, प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्म, तुम्हारे पित्त और कफ दोष दूषित हो गए, तुमको बीमार कर देंगे। और कौन कौन सी बीमारी होंगी? आम त्रट निंद्रा तंद्रा आदमान अंग गौरवम काश अग्निसादा, लास्ट प्रोजेक्ट श्वास पिंसान। पिछले वाला पॉडकास्ट देख लेना ना, वैसे दोबारा क्यों बुलवा रही हो? नहीं सर, बिल्कुल। तो आप उनका बता रहे थे कि उन्होंने उनका क्रिएटिनाइन डाउन आ गया पानी सही करते ही। और उन्होंने कितने टाइम पानी का सही तरीका कर दिया था? 1.5 महीना। मतलब पानी, मतलब उन्होंने आपका कोई पहले का पॉडकास्ट देखा होगा, मेरा पॉडकास्ट उसको देखने के बाद उन्होंने पानी को जैसे तरीका चेंज किया। मैंने बोला कि सुबह उठ करके 1 गिलास पानी, नंबर 2 भोजन के साथ आधा गिलास पानी पीना है, भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पानी पीना है। जो सब बोलते हैं भोजन के साथ पानी नहीं पीना, मैं बोल रहा हूँ भोजन के साथ पानी पीना है। उसके लिए आप हमारा पॉडकास्ट देख लीजिए, पानी पीने के तरीके पढ़ लीजिए। और उसके बाद भोजन के बाद 2 बार 2-2 घंटे के अंतराल पे आधा गिलास पानी पीना है। निष्पिपासो भी पिबेत, प्यास ना हो तब भी पीना है। एक बात उन्होंने और बोली, क्या? वैसे मैं उनका जो वीडियो है ना, मैंने उनसे कहा तुम जो भी बोल रहे हो तो सर बोल दीजिए, हम वीडियो बना लें। उनका वीडियो है, मैं डालूंगा वो वीडियो सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, आपको भी दूंगा, आप भी शेयर कीजिएगा। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब एक बात और आपकी मानी मैंने, वो देख करके आपने बोला कि आपको खाना जो है उसको पीना है और पानी को खाना है। वो माना आपका, और डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिनाइन डाउन हो गया, जो कितने टाइम से नहीं हो रहा है, कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा, उसके बाद सिर्फ अपने एक पानी पीने के तरीके को चेंज किया। और पानी एक्चुअली आपका मैंने उस दिन बोला था, अगर आप ध्यान दें कि हमारा शरीर पंच भौतिक है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से मिलकर बना है, लेकिन एक तत्व, 5 ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक तत्व जो नंबर 1 पे स्टैंड करता है हमारी ऊर्जा के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी चेतना के लिए, वो है अग्नि तत्व। ठीक है, तो इसलिए आचार्य चरक ने बोला है ना कि आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अगण्य है प्राणाश्च उक्ता देग्नि हेतु का। प्राण का हेतु भी अगर कोई है तो वो देह की अग्नि है। आपकी आयु, आपका वर्ण, आपका बल, सब कुछ तो अग्नि पे डिपेंड करता है। शांति अग्नि में रहते, ये अग्नि है जिसके शांत होने पे आदमी मर जाता है। क्या बोलते हो? ठंडा पड़ गया, अभी ठंडा हो, एकदम ठंडा। शांति अग्नि में रहते, युक्ते चिरम जीवत्ते नाम, जब तक ये युक्त है, अग्नि है, शरीर में गर्माहट है, आप जीवित हैं।
और रोगी स्यात् विकृते, और यही अग्नि है जिसके विकृत हो जाने पे आप रोगी बन जाते हैं। तो मूलम अग्निम तस्मिन् रुच्यते, इस शरीर का यदि कोई मूल है तो क्या है? अग्नि है। जड़ है तो क्या है? अग्नि है। तो वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य से परिपूर्ण शतायु चाहता है कि मैं स्वस्थ भी रहूं और शतायु भी जीऊं, तो उसको सदैव अपने अग्नि बल की रक्षा करनी चाहिए, अग्नि बल को अच्छा बनाना चाहिए। और मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूं कि इस पूरे सृष्टि में अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। पानी। अब आप सोचिए, जिस शरीर को चलना ही अग्नि से है, उसको अगर हम आप लोग इतना आप सोचिए इनटेक कर लें पूरे पानी शरीर का। को ईंधन, मतलब ईंधन आपने फूड के रूप में डाला, कौन सप्लाई करता है? डाइजेस्टिव पावर ना। अगर आपकी अग्नि नहीं है तो आप जो मर्जी पेट में डालिए, आपको पचेगा नहीं, तो फिर शरीर को चलेगा कहाँ से? चेतना कहाँ से आएगी? सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हार्ट को, लंग को कौन फ्यूल कौन देगा? नहीं, ये तो खैर वो टॉपिक और वो लोगों को भी बहुत हेल्प की है। और जो, क्योंकि पानी पर हर कोई एक तो ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम तो बचपन से पीते आ रहे हैं ना, पानी कब से बीमार करने एंड लगे, लोगों के सोचो, सवाल कितना होते हैं। मिथ है कि इफ यू वांट टू कीप हेल्दी, इफ यू वांट टू बी हेल्दी, यू तो पानी का ज्यादा हाँ, कहाँ लिखा? किसने लिखा? राइट। अरे खाने पीने को बताने वाला चरक, सुश्रुत, वाग्भट, आयुर्वेद, भाव प्रकाश, शारंगधर, राइट। कहाँ किसने लिखा भाई? एक लाइन तो दिखाओ, खाने के साथ पानी मत पियो, किसने लिखा? कोई है ऐसा व्यक्ति जो दिखा दे कि हाँ इस ऑथेंटिक आयुर्वेद के टेक्स्ट में जो लिखा गया है कि हाँ खाने के साथ पानी नहीं पीना है? एक तो लाओ किताब यार, कोई तो लेके आओ, वी आर ओपन यार, लेके आओ। चरक, बेकार की 10 रुपए वाली किताब नहीं चाहिए जो सड़क किनारे बिकती है। चरक संहिता लाओ, सुश्रुत लाओ, अष्टांग संग्रह लाओ, अष्टांग हृदय लाओ, माधव निदान लाओ, शारंगधर लाओ, भाव प्रकाश लाओ, अथर्ववेद उठा के लाओ। राइट। ऐसे थोड़ी, हम तो सूत्र के हिसाब से बता रहे हैं, अब हमको काटना है तो सूत्र के हिसाब से आओ। अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं वेदों का, तो तुम भी वेदों के रेफरेंस से काटो। केवल बोलने से नहीं होगा ना, हमें गाली देने से कि ये मूर्ख हो गया, ये तो पागल हो गया डॉक्टर, कह दो क्या हो रहा है। नहीं, अगर बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वो काम तो कर ही रहा है। अरे आपको ऐसे, मेरे पास मोर देन 1000 वीडियोज हैं जिन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी एसिडिटी का गोली मैं 20 साल से लेता था, केवल पानी सही किया, मेरे 15 दिन में मेरी एसिडिटी गोली बंद हो गई। मेरे को इतने सालों से कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता था, केवल पानी ठीक किया, मैं इतना भारी महसूस करता था। एक अभी लेडी का इंटरव्यू मैं दिखाऊंगा, मेरे पास द्वारका दिल्ली से लेके आए अभी 5-7 दिन पहले, अपने हस्बैंड को दिखाने। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को, अभी उनकी शी मस्ट बी 55-56, बोले कि मेरे को सीढ़ी देख के डर लगता था कि मैं नहीं चढ़ूंगी, और मैं पानी खूब पीती थी, वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वो सब पत्ता वत्ता डाल के, ये सब डाल के खूब पानी पीती थी। और जब मैं और कमजोर हो रही थी तो मैं पानी बढ़ा दिया कि शायद मुझे और डिटॉक्स करना है अपने को, और केवल पानी, आपका पॉडकास्ट देख के, आपकी वीडियो देख के मैंने सही किया। मैं अब छोटे बच्चों की तरह सीढ़ियां भागती हूँ केवल पानी सही करके। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भाई। राइट। आपकी किडनी खराब हो गई, सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है? पानी कम कर दो, पूरा फ्लूइड इंटेक 1 लीटर से कम कर दो। आपका हार्ट कम पंप कर रहा है तो सबसे पहले आपको डाययूरेटिक दिया जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डाययूरेटिक दिया जाता है। आपको हर लीवर आपका खराब हो गया तो आपको सबसे पहले पानी बंद कर देते हैं। कहीं ऐसे भी बोलता है ना, स्टोन होता है तो भी आप इतना पानी, अरे इतना भैया पानी होने के वो स्टोन निकल अगर जाए। 1-2-3 mm का है, सुनो मेरी बात, सारा कुछ उल्टा हो रहा है आचल जी। 1-2-3 mm का है तो 2-4-5 दिन अधिक पानी पी के देख लीजिए, अगर फ्लश आउट हो गया ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपने पानी पिया तो वो पानी आपके किडनी फेलियर में कारण बनेगा। जो स्टोन के पेशेंट की बाद में किडनी फेल होती है वो इसलिए होती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव उसने स्टोन वो होता रोका है, नहीं पानी कहीं ना पीने कहीं का। ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन की, और पानी आप पिए जा रहे हैं, पानी पूरा निकलेगा नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस होएगी, वही पानी कहाँ इकट्ठा होगा? किडनी में इकट्ठा होगा। नेफ्रॉन्स जो है इन्फ्लेट करेंगे, वो इन्फ्लेशन की भी एक क्षमता होती है, वो इन्फ्लेट होकर टूटेंगे, और जितने नेफ्रॉन टूटते जाएंगे उतना आपका जीएफआर कम होता जाएगा। अरे विज्ञान है भाई। अब ये पेशेंट को नहीं पता ना, पेशेंट को तो पता ही नहीं कि पेशेंट उसके को शरीर में। बता तो रहे हैं, आप लोग आते गए। मैंने अभी क्या बोला? सोशल मीडिया इज हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। आप लोग के जो ये पॉडकास्ट है ये अब हेल्प कर रहे एक हैं। डॉक्टर्स के साथ एक मेरी कंप्लेंट है एज अ पेशेंट, समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ हम लोग उसे 1 मिनट देते हैं, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। वो दवाई तो ले लेगा, लेकिन जो उसका मेन रीजन है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, आजकल बहुत भीड़ होती है, नहीं डॉक्टर्स के पास पढ़ा टाइम नहीं सकते, होता आप है। पेशेंट को नहीं पढ़ा सकते। ये तो उसको तो आप गड़बड़ होगी। सुनो, ये आप
इसलिए मैं आपको यहाँ बुलाई और खुल के बात कर रही हूँ। थैंक यू बोलिए कि हम टाइम निकाल के पॉडकास्ट करते हैं, इतनी सर, बात है। बहुत थैंक यू इसके लिए। हम तो सुनो आंचल, नहीं पेशेंट्स को पढ़ा सकते, समझ रही अब हूँ। दिन में, अब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ, आई स्टार्ट 8:30 नाइट में, एंड 50 पेशेंट देखता हूँ 11:30-12 बजे तक, मतलब 10:30 पौने 11 तक इंडियन पेशेंट होते हैं, उसके बाद फिर फॉरेनर्स होते हैं कि चलो अभी यूके में अभी टाइम अभी बात करने और वाला पता है क्या होता है? एंड अमेरिका में भी बात कर सकते हाँ। हैं, तो 5, 7, 8, 10 पेशेंट वो देखते हैं, तो हम कहाँ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि अगर शायद जस्टिफाई भी इसलिए कर पा रहा हूँ, कभी बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप भी इतना लेट से होते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं, योग कराते हैं, ये कराते हैं, तो मैं जस्टिफाई भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूँ। अदरवाइज जितनी कम नींद हम लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि चलो एक लाइफ खप रही है, एक तन थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन लाखों लोगों को एक सही मैसेज स्प्रेड कर रहा है, तो दैट्स वाई मैं अपने को स्टिमुलेट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। नहीं टाइम होता, आप ये आपकी डिमांड तो मैं इस पॉडकास्ट में सामने सामने मना कर रहा हूँ कि पेशेंट अगर चाहे कि मुझे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते हम लोग। राइट। हाँ, अगर टाइम है, मूड सही है, डांट वाट घर से नहीं खा के आए राइट सर, तो घर से डांट वाट नहीं खा के आए समझ तो गई। 5 मिनट दे देंगे, लेकिन जब भीड़ होती है तो नहीं कर सकते। नहीं लेकिन हाँ, ये हम लोग जब मौका मिलता है तो पॉडकास्ट में और यही रीजन है कि आप मतलब डॉक्टर्स को अगर यहाँ बुलाया जाता है ना, तो बात की खाल भी निकालनी पड़ती है। ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों 1.5-2 घंटा अगर मैं बात कर रही हूँ, तो फिर उस मुद्दे पे बात करूँ, उसकी जड़ पे बात करूँ, उसके सोल्यूशन पे बात करूँ। आंचल, आप ये जो है ना, ये विज्ञान आयुर्वेद का ये समुद्र है, ठीक है। पहली बात तो आप इसे खाली नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप हर महीने भी मुझे बुलाएंगे ना, तो आपका बस नंबर ही बढ़ता जाएगा। ये तभी तो डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। ये बातें खत्म नहीं होंगी, एक एक चीज, बट बहुत आसान है। हम बस एक आयुर्वेद को माध्यम बना के विद रेफरेंसेज, इसमें कुछ मेरा नहीं है कंट्रीब्यूशन। मैं मतलब सीधे से, अगर हमने पानी की बात की तो चरक ये कहते हैं, सुश्रुत ये कहते हैं, है ना। अगर अग्नि, बल्कि मैंने अभी श्लोक सुनाया आपको कि शांति अग्नि मिरते, तो ये किसने कहाँ लिखा है? चरक संहिता में। तो हमें जो ऑथेंटिक हमारी बुक्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एज प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया हुआ है, अगर आप चरक, सुश्रुत, वाग्भट से रेफरेंस देके कोई चीज कोड करते हो, तो आप वो मान के चलिए कि वो प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है। ठीक है। तो आपको इधर उधर की बातों पे नहीं विश्वास करना चाहिए, आपको उन लोगों को सुनना चाहिए, आपको मैसेज करने चाहिए। अब कोई आदमी लिखता है कैंसर गज केसरी रस है चरक में, हाँ, फिर तो वो तो खैर ठीक है। आईबीएस पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे, उसके मील के बारे में हमने बात की, क्या क्या खाना है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। एक अगर मैं आपसे बोलूँ कि सुबह से शाम तक के लिए क्या चीजों का मतलब पूरा मेंटेन रहना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए आईबीएस पेशेंट के लिए? देखिए, आईबीएस पेशेंट को मैं वापस से बहुत जल्दी रिपीट करता हूँ। नंबर 1, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेनी है। नंबर 2, गेहूं के आटे को जितना हो सके अवॉइड करना है। नंबर 3, उसको पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है। नंबर 4, उसको साबुत दालें नहीं खानी है। नंबर 5, उसको इन जनरल रोज सैलेड नहीं खाना है। नॉन वेज नहीं खाना है। अंडा इन जनरल अभी इनिशियल स्टेज में अवॉइड करना है, तो ये नहीं खाना है, ठीक है। अब खाना क्या है? तो सब्जियों, दालों में हल्की दालें, मूंग धुली, मूंग छिलका, अरहर, मसूर। सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडे, परमल, कद्दू, करेला, आलू, मटर, गाजर, मूली, पका अच्छे से पकी हुई खानी चाहिए, सूप से लेना चाहिए। दलिया, खिचड़ी, इस तरह की सुपाच्य आहार को लेना है, ठीक है जी। अब इन्हीं से ही उसका ब्रेकफास्ट बनेगा, ओके। इन्हीं में से ही उसको अपना लंच करना है, इन्हीं से ही उनको अपना डिनर करना है। बाहर की चीजें वो नहीं खा सकता। कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मतलब 1 महीना नहीं, जब तक ठीक नहीं होता। ओके। डिपेंड्स आपकी सीवियरिटी क्या है। अब आपका आईबीएस स्ट्रेस से आया है, लेकिन स्ट्रेस का कोज आपके सामने ही वहीं परसिस्ट कर रहा है, तो जो आपका आईबीएस के होने में 6 महीना लग जाएगा, साल भी लग सकता है, जब तक हम आपके ब्रेन को शांत नहीं कर देंगे, आपके ब्रेन को रीडिजाइन नहीं कर देंगे, उसमें सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर देंगे। और उसके लिए आपने सुप्रज्ञा अर्घ बताया कि आप वो ले। हाँ, सुप्रज्ञा अर्घ देंगे। तो इसलिए अगर आप सुप्रज्ञा संदीपन लेते हैं जोड़े में, तो मैंने बोला ना, पहले 15 दिन में आपको लगेगा कि यू आर बैक टू लाइफ। आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। बहुत सारी बातें आंचल, देखो, जो हमारा ब्रेन है ना, एक्चुअली ये जो ब्रेन है, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं इसका फंक्शन।
इसको कंप्यूटर से तुलना कर लो आप। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं ना, एक हार्डवेयर हो गया उसका जो दिख रहा है हमको, एक वो हार्डवेयर में जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे वो क्या उसकी एक्टिविटी होगी, नहीं चलेगा ना वो। तो ऐसी ये ब्रेन है, और ब्रेन में एक इसका फंक्शन है, नॉलेज है, ठीक है, जो हमारा इंटेलिजेंस है। तो वो इंटेलिजेंस जो है ना वो किस तरह का है, उससे आपकी एक्टिविटी आएंगी, ठीक है। मतलब इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, हिंदी में बोले तो बुद्धि। बुद्धि तीन तरह की होती है, सात्विक बुद्धि, रजस बुद्धि, तामसी बुद्धि, ठीक है। या सॉफ्टवेयर है ये तीन। सॉफ्टवेयर हो गया ज्ञान के सॉफ्टवेयर, सात्विक ज्ञान, रजस ज्ञान, तामसी ज्ञान। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड बहुत प्यारा सा सॉफ्टवेयर है और आपका जो हार्डवेयर है वो अप टू मार्क नहीं है, वो पुराना है या टूटा फूटा है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा? नहीं होगा ना। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो बातों में से बात निकलती है। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम सबका ब्रेन का स्ट्रक्चर वो माल नरिश्ड है, वो पोषणा अभाव में है, उसे कुछ भी खुराक नहीं मिल रही, दिमाग सबका स्ट्रक्चर वाइज कमजोर है। तो इसलिए जो सत्व के सॉफ्टवेयर हैं जो हमें कल्याणकारी बना रहे हैं, जो हमें पेशेंस दें, जो हमें आनंदित रहने की कला दें, जो हमें सोशलिज्म सिखाएं, जो हमें नेशनलिज्म सिखाएं, जो हमें रिलीजियस बनाएं, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहे। वो अल्ट्रा फाइन है ना सत्व के सॉफ्टवेयर। आप सोचिए कितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा कि जो अपने मुंह में नवाला डालने से पहले आप ये देखें कि सबने खाना खा लिया नहीं खा लिया। आप पेशेंस इतना हो कि कोई कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड ना हो, आपका जीवन एकदम आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड हेल्पिंग हो। तो ये नेचर कहाँ से आएगा? ये नेचर जब आपके ब्रेन में सॉफ्टवेयर सत्व का इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि आपके आसपास पूरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। सारा दिन तो हम ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह मैसेज 10 आ जाते हैं, माँ बाप ही ईश्वर है, माँ बाप ही देवी देवता है, अरे माँ बाप को हम नमस्ते करके राजी नहीं है, और वही मैसेज हम भी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। लेकिन वो सात्विक है ना, वो हमारे आचरण में नहीं आ रहा। पढ़ रहे हैं उसे हम, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, वो हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि ब्रेन ही कमजोर है हमारा, उसमें इंस्टॉल ही नहीं हुआ, तो उसकी एक्टिविटी कहां से आ जाएगी? रज है जो सेल्फ सेंटर्ड होने सिखाता है कि बाहर में गई दुनिया, अपना खाओ मजे लो, अपना खाओ मजे लो। वो सात्विक सॉफ्टवेयर से हल्का सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा सा इंस्टॉल हो जा रहा है। तो कुछ लोग दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना अपने मजे में लगे हुए हैं, अपने बिल्डिंगें बना रहे हैं, 1 प्लॉट से 2 प्लॉट, 2 प्लॉट से 4 प्लॉट, कार उसमें लगे हुए हैं। तीसरा जो सबसे कंडम सॉफ्टवेयर है वो है तम का, हल्का। वो उस टूटे हुए हार्डवेयर में भी इंस्टॉल हो जा रहा है। उसमें यही है कि दूसरे के दुख में ही सुख मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का। तो इसलिए हर व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव हो गया, उसे अपने नहीं लग रहे, अपने परिवार के लोगों को, अपने बहनों भाइयों को, अपने मतलब चाचा ताऊ मामा, उसको नजर नहीं आ रहे। वो सोशल क्या होगा, वो तो परिवार का भी नहीं है, उसे तो उधर की खराब खबर ही प्रसन्नता देती है। तो एक्चुअली ये हो रहा है। तो दिमाग जो है वो अंडर नरिश्ड है, इसलिए सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे, थोड़े से रज के हो रहे हैं, अधिक तम के हो रहे हैं। वही व्यवहार आज हमें लोगों का दिख रहा है, क्योंकि अब जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा उस तरह की बुद्धि उत्पन्न हो गई, वो तो उस तरह की इंटेलिजेंस है, ब्रेन हो गया। अब इंटेलिजेंस का काम, बुद्धि का काम क्या है? हमारे शरीर में बुद्धि का काम क्या है? कोई बोले बुद्धि कहां से पैदा होती है? दिमाग से पैदा होती है। तो दिमाग से बुद्धि पैदा हुई, और बुद्धि ने आगे मन को ताकत देनी है काम करने के लिए। काम कौन करता है? हम मन करता है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि मन अचेतन है, लेकिन सब क्रियाओं को प्रतिपादित करता है। मन कैसा है? अचेतन, लेकिन क्रियाओं को प्रतिपादित करने वाला होता है। मतलब क्या मतलब हुआ? हम क्या खाते हैं? जो मन करता है। हम कहाँ जाते हैं? जहां मन करता है। हम किससे बतियाते हैं? जिससे मन करता है। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? मन पे। और अब मन किस तरह की बुद्धि से पोषित हो रहा है? वो सत्व से हो रहा है कि रज से हो रहा है या तम से हो रहा है? अगर सत्व से होगा तो हमारी एक्टिविटीज सात्विक होंगी। शाम को समय मिल गया, आज टाइम है, महाराज जी के पास चलते हैं, चलो सत्संग में चले जाते हैं, चलो मंदिर हो आते हैं।
अगर रज वाला हो गया तो चलो डिस्को चले जाते हैं, अगर तम वाला आगे आ गया तो वो आज शाम को बैठ के देखो, या तो मतलब पार्टी शराब वाली करते हैं, किसका क्या बुरा करते हैं, उसकी गॉसिपिंग प्लानिंग करते हैं, बिचिंग करते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पूरे दिन में ये इस अब मोड में हम आप लोग सोचिए आप, हाँ, एंड अब इसका सोल्यूशन भी दे देता हूं। तो अब क्या करना है, अगेन सुप्रज्ञा। आप सुप्रज्ञा की जड़ी बूटियां जो हैं, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांस, इनसे अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि फिजिकल जो चीजें होती हैं उनको फिजिकल नरिशमेंट चाहिए। ये देह हमारा है ना, अभी फिजिकल है, भौतिक है, तो इसको भैया केवल सत्संग से काम नहीं चलने वाला, इसको रोटी चावल दाल सब्जी खाइए। बिल्कुल ऐसे ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो उसको, उसकी खुराक क्या है, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, समझिए सब। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चल ये मैथमेटिकल है बिल्कुल, राइट। आप इस शरीर को पोषित करते हैं तो भी आपको खाना चाहिए। हाँ। इस दिमाग को भी आपने अगर सुंदर पोषित कर, जो आदमी ये बताइए जूस पी रहा है, बढ़िया खुराक ले रहा है, तो वो तगड़ा दिखेगा ना, सुंदर दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। और जो नहीं खा रहा उसको हड्डियां दिखेगी, मांस नहीं होगा। तो ऐसे ही दिमाग को भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है अगर, तो दिमाग को खुराक दो। दिमाग की खुराक वो है, सुप्रज्ञा है, तो आपने दिमाग की खुराक दे दी, दिमाग आपने अपने हार्डवेयर को अच्छा कर लिया। अब बताइए, अब सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे ना, राइट, क्योंकि आपने दिमाग मजबूत है, एकदम बढ़िया फ्रेश है। तो जैसे ही सत्व के सॉफ्टवेयर गए तो फिर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कैसी होगी, सात्विक। तो फिर मन को किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, सात्विक। तो मन का बिहेवियर, आचरण कैसा होगा, सात्विक। आचल ये सत्व रज तम, हाँ, थोड़ा सा आउट ऑफ वे ये आ गया हमारे बीच में, लेकिन तो ये जरूरी है। ये जरूरी है, हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत लेकिन जरूरी है। लोगों को लगता है ये काम की चीज नहीं है। हाँ। वो मतलब ये बहुत वैज्ञानिक है एक्चुअली। अब आप बताइए, आप जानते हैं कि रज और तम, मैंने कहा कि सबके इंस्टॉल हुए हुए हैं, और रज और तम अगर इंस्टॉल हैं और हमारा मन रज और तम से एक तरह से पावर्ड है, उसकी ताकत लेके काम कर रहा है, आचरण कर रहा है, तो आप जानेंगे रज और तम के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। क्या क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्षाद। ये जानते हैं, ये सारे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, सोचिए क्या हमारे वेद थे। वो कहते हैं कि जब जब रज और तम आपके शरीर में आएगा, तो ये ऐसे नहीं, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता जा रहे हैं, डिप्रेशन जा रहे हैं, उद्वेग, एंजाइटी, भय, फियर। तो ये इसलिए आपने देखा है, इसलिए आज के टाइम पे जब हमारे पास रज का मतलब क्या, हम कहीं ना कहीं धनी होते जा रहे हैं, लेकिन जब धनी होते हैं तो कामुक भी हो जाते हैं, क्रोध भी बढ़ जाता है, लोभ और बढ़ जाता है। जिसके पास छोटा सा किराए का घर है वो तो ठीक है, एक घर छोड़ता होगा, जिसके पास बड़ा है उसको चैन नहीं, उसको दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, चौथा भी चाहिए। तो ये रज और तम जो है ये प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, लेकिन साथ में काम, क्रोध, लोभ, डर भी, ईर्ष्या, ज्वेलसी लेके आएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बना देगा। जो सबसे बुरा है वो सब आएगा। तो इसलिए आप ऐसे, डर भी आएगा साथ में, वही, राइट, फियर भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रज तम से प्रोस्पेरिटी तो कर ले, अपना बहुत भव्य हो जाएं आप, लेकिन आप इन सारे गुण एक साथ आएंगे आपकी, क्योंकि आपको लोभ है तो आप चीजों को संग्रहित करके आप पहले दिन 1 कार वाले, फिर 2 कार वाले, 4 कार वाले बनेंगे डेफिनेटली, अगर आप में रज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर भी आएगा, वो भी आएगा। हाँ, तो आनंद तो केवल जो है वो सत्व के सॉफ्टवेयर में है। सत्व का सॉफ्टवेयर पता क्या होता है, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। अगर आपको अपनी छोटी सी झोपड़ी महल सी दिखे तो मतलब आपका सत्व का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। आपको बड़ा सा घर भी जो है आपको छोटा लगने लगे, मतलब आप कहीं ना कहीं रज और तम के सॉफ्टवेयर में फंसे हुए हैं। हाँ, राइट। आपको हर कोई अपना सपोर्ट लगे, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, आप इसी दुनिया आपको अच्छी दिखने लगे, वही रिलेटिव्स, वही सब समाज आपको अच्छा दिखने लगे, मतलब आप सत्व के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया आप में। फिर वो तो बीमार कभी पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि ने उसके मन को फीड किया, मन फिर हमारे डिसीजंस पे आ रहा है। आप पढ़ तो रहे हैं। आज ये बताइए कि अगर हम बात करें धार्मिक अनुष्ठानों की आंचल, तो आज के टाइम पे इन जनरल मैं ये मानता हूँ, मेरे क्षेत्र में आज से 20 साल 15 साल पहले या 10 साल पहले जितने ये धार्मिक अनुष्ठान होते थे कि आज
दान पुण्य हो कीर्तन गया। हो रहे हैं, आज शाम कीर्तन हो रहा है, माता की चौकी हो रही है, या आज जो भी कुछ पाठ हो रहे हैं, तो पहले से बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन उतना उससे ही स्ट्रेस आनंद बढ़ तो गया। नहीं बढ़ रहा, हाँ। सुख शांति तो नहीं बढ़ रही, आरोग्यता तो नहीं बढ़ रही, तो अधार्मिक अनुष्ठान भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारी भी बढ़ रही है, अशांति भी बढ़ रही है, दुख भी बढ़ रहे हैं, क्लेश भी बढ़ रहा है, ईर्ष्या भी बढ़ रही है, द्वेष भी बढ़ रहा है, क्रोध भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है हम उधर नोक 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 तो कर रहे हैं, हम जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन वो ज्ञान इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, खोल क्योंकि नहीं रहे हमने थे। हार्डवेयर को तो मजबूत किया नहीं। हाँ। हम सॉफ्टवेयर खरीद खरीद के ला रहे हैं, अच्छी अच्छी धर्म की किताबें उठा के ला रहे हैं, गीता हर घर में मिल रही है, रामायण हर घर में मिल रही है, सत्यार्थ प्रकाश हर घर में मिल रहा है, मतलब अच्छे अच्छे, अब हमने वेदों को भी लाना शुरू कर दिया घरों में, सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं, आंचल, हम प्रयास कर रहे हैं, हम सत्व के सॉफ्टवेयर, जिसके पास गीता है उसे कहाँ आनंद की कमी। लाइफ का बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया यू हैव। बिल्कुल। कोई ऐसी समस्या बताओ ना जो आपकी उसका सॉल्व ना उसमें करे नहीं गीता। है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सोशलिज्म क्या है, कितना बड़ा शास्त्र रामायण के रूप में हमारे पास अनुकरणीय है, कहाँ दिक्कत है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर हम खरीद खरीद के ला रहे हैं, लेकिन ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट कर रहा, हमारा हार्डवेयर ठीक नहीं है। मैं आप कहते हैं सुप्रज्ञा, सुप्रज्ञा पी के देखो ना 15 दिन, हाँ। वो गीता समझ में आएगी, वो रामायण आचरण में आएगी। बहुत बहुत बड़ी बात है। राइट, करेक्ट। सुप्रज्ञा अर्क, सुप्रज्ञा कैप्सूल 15 दिन पियो, फायदा मिलेगा। चलो, बहुत 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 ही बढ़िया। अब जैसे सर इसकी बात की है कि जो डिप्रेशन में है, तो आपने उसके लिए सुप्रज्ञा बता दिया, ठीक है। जिन लोगों को आईबीएस की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी मील के बारे में आपने बता दिया, तो आईबीएस पेशेंट्स को उनको क्या खाना चाहिए? मील तो मैंने बता दिया, मील का बता दिया, लेकिन दवा के रूप में आयुर्वेद संदीपन में कैप्सूल, संदीपन कैप्सूल है कैप्सूल। वो। ओके। वो 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार देना है। अगर आपकी प्रॉब्लम कम है, मतलब आपको लगता है कि आप माइल्ड अभी टू मॉडरेट, इनिशियल स्टेज पे है, तो आप 2 बार 2 कैप्सूल सुबह शाम लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, दोनों तरीके से आप, मतलब बार बार जा रहे हैं, और DB, या यस, डी में और सी में, दोनों में संदीपन कैप्सूल आपको, अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो 3 बार लेना है। और ये जाकर के आपकी जो अंदर की सूजन है उसको भी ठीक करता है, आपकी मोटिलिटी में हार्मनी स्टेब्लिश करता है, ना लूज मोशन ना कॉन्स्टिपेशन, बैलेंस करेगा, बैलेंस करता है। तो नट शेल में संदीपन और सुप्रज्ञा का कॉम्बिनेशन। नंबर 2 बढ़िया परहेज, नंबर 3 डी स्ट्रेसिंग, और नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट शुड हैव पेशेंस एंड दोस्ती विद डॉक्टर। डॉक्टर को सेकंड पार्टी नहीं बनाना, पेशेंट और डॉक्टर एक हो जाएंगे, सेकंड पार्टी बीमारी है, उसे चित्त करना है, उसे हराना है। इट में टेक 15 डेज, इट में टेक 3 months, इट में टेक 6 months। पेशेंट को डॉक्टर के साथ मिल जाना है। आईबीएस डिफीटेबल है, आईबीएस हारेगी, हम जीतेंगे, देयर इज नो डाउट। और वो पूरी क्यूरेबल है। एग्जैक्टली। ठीक है सब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ सवाल हमारे यूजर्स के थे जो पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने भेजे थे, तो क्योंकि आपने भी कहा था कि उनके हम लोग सवाल लेंगे, प्लीज है शुरू ना, करें। तो मैं उनसे उनका नाम लेकर के, एक यूजर है धर्मेंद्र सोनी, इनका कहना है कि सर मैं 22 साल से एलर्जी से परेशान हूँ, नाक से पानी आना और छींक आना, जैसे होता है ना मॉर्निंग में उठते कि आपको जुकाम हो गया। 50 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम बताशे। धर्मेंद्र नाम बताया ना आपने? धर्मेंद्र, हाँ जी, धर्मेंद्र सोनी। अच्छा, तो आप सर 50 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम बताशे, जो वाइट वाले बताशे गोल वाले प्रसाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लीजिए। घर में पाउडर बनाइए और इस पाउडर का 1 चम्मच हल्दी वाले दूध से रोज रात में सेवन शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपकी सालों पुरानी एलर्जी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहती है, यानी कि आपको बस सुबह जैसी थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, नहा करके आप बाहर आए, या एसी से धूप में गए, या धूप से एसी में आए, या किसी वजह से आपको बहुत छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है अचानक से, तो सुथ्रो टैबलेट एक आयुर्वेदिक दवा है, वो 2-2 गोली दिन में 2 बार आपने चूसनी है। और रात में काली मिर्च बताशे का 1 चम्मच पाउडर हल्दी वाले दूध से लेना है।
मुझे लगता है कि आपका जितना पुराना जुकाम क्यों ना हो, एलर्जी क्यों ना हो, साइनस क्यों ना हो, आपको निश्चित ही आराम आ जाएगा। पुनः रिपीट करता हूँ, सुथरो टैबलेट 2-2 गोली दिन में 2 बार चूसनी है। अगर आपने इसको निगला तो ये आराम नहीं करेगी। 2-2 गोली चूसनी है और साथ में रात में सोते समय काली मिर्च बताशे का मिला हुआ 1 चम्मच पाउडर हल्दी वाले दूध से लेना है। बिल्कुल ठीक है। अभी दूसरा है ये कल्पना मिश्रा, रात में सोते ही इनके बदन में बहुत पेन होता है, एज इनकी 66 है। आप भी देखिए, त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके घर में पाउडर तैयार कीजिए। सौंठ मीन्स ड्राई जिंजर हो गया, काली मिर्च आप जानते हैं, पिपली भी अपन सारे के यहाँ से जो गरम मसाले में पाइपर लौंगम हम लोग बोलते हैं वो पड़ती है। तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली तीनों को बराबर मात्रा में आप पाउडर कीजिए और इस पाउडर का आधा चम्मच आप हल्दी वाले दूध से रोज रात में सोते समय लीजिए। धीरे धीरे आपके जो बॉडी पेन्स हैं वो निकल जाएंगे। ओके, मतलब कितने भी टाइम का हो, काफी टाइम से क्या आप हो ऐसे- गया, अभी हम होम रेमेडी बताएंगे, Right. उसके बाद तो फिर अगर नहीं ठीक होता तो डॉक्टर्स बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल। माइग्रेन का ट्रीटमेंट बताइए सर। होम रेमेडी सिंपल, आपने थोड़ा सा गुड़ लेना है और उसे देसी घी, अगर गाय का घी है, गोघृत, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लगभग 1 चम्मच जितना गुड़ लेंगे, बस 1 चम्मच जितना गुड़ का पाउडर, और उसमें थोड़ा सा घी मिला करके हलवा बनाएंगे और चने की दाल के बराबर देसी कपूर, जो कैम्फर होता है वो जो हम खाते हैं, देसी कपूर मिल जाता है किसी पंसारी के यहाँ से लीजिए, वो उसके ऊपर आप जो है स्पार्कल कर दीजिए, डाल दीजिए। और पुनः रिपीट करता हूँ, 1 चम्मच के जितना गुड़ का पाउडर, थोड़ा सा घी, हलवा बन जाएगा और ऊपर से एक चने की दाल के बराबर जो है वो कपूर उसके ऊपर छिड़क लीजिए। और इसको सुबह सनराइज से 1 घंटा पहले, यानी कि अगर गर्मियों की बात करेंगे तो लगभग 5 बजे के आसपास आप जो है वो खा लीजिए 3 दिन लगातार। और उसके बाद ऐसे कमरे में जाके लेटिए जहाँ पे आपको पंखा वंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो, मतलब हवा ना हो, और हो सके तो ब्लैंकेट एक ओढ़ लीजिए जिससे पसीना आ जाए। 3 दिन ऐसा कीजिए और हर महीने इसको रिपीट कीजिए। 2-2, 3-3 बार के रेपिटेशन पे हमने सालों के माइग्रेन को ठीक होते हुए देखा है। तो ये आपके लिए रेमेडी है। दूसरा, आप एक आदत बनाइए कि रात में सोते समय जो देसी घी होता है, चाहे वो गाय के दूध का हो चाहे वो भैंस के दूध का हो, उसकी 2-2 बूंद रोज रात नाक में डाल के सोइए ड्रॉपर से। कटोरी में आप थोड़ा सा गर्म करके ड्रॉपर लेकर के 2-2 बूंद डालिए और उसी घी से रात में सोते समय जो सोल होते हैं, पैर के तलवे होते हैं, उनकी मालिश करके सोइए। तो आप देखेंगे कि आपको हेडेक एंड माइग्रेन उन सब में बहुत राहत मिलेगी। भविष्य, इनका कहना है कि इनका कहना है मैं पूरी तरह से शुद्ध खाना खाता हूँ, बस मेरी एक कमजोरी है कि मैं शराब बहुत पीता हूँ, कैसे छोड़ें? आपके शुद्ध खाने पे आपकी शराब बहुत भारी है, तो आपके लिए यही एडवाइज है कि आप मदिरा पान बंद करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना आपको सुख देती होगी या क्षणिक सुख देती होगी, लेकिन आपके तन को खराब करेगी, आपके मन को खराब करेगी, आपके परिवार को खराब करेगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करेगी। आप धर्म का काम तो कर नहीं सकते, आप मदिरा पान करने वाले व्यक्ति। और मुझे लगता है कि तन खराब, मन खराब, समाज खराब, परिवार खराब, तो देश भी कितना आपसे मदद ले पाएगा पता नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को जो मदिरा पान अति मात्रा में करता है, जो कहीं ना कहीं सूनर और लेटर उसको हर तरह से परेशान करने वाला है, तो उसके लिए एडवाइज करूँगा कि भाई उसको छोड़ दें। एक है नयन मेहर, इनका नाम है, मुझे खाना खाने के बाद यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए क्या करूं? खाना खाने के बाद यूरिन कंट्रोल नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है हल्का फुल्का सा वीकनेस या ब्लैडर में, तो आप इनिशियली आप जो काले तिल होते हैं, तिल बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे भी हमें यूरिन की टेंडेंसी ज़्यादा मिलती है, तो हम गुड़ में काले तिल मिला करके लड्डू बनाते भी हैं घरों में आप लोग। तो वो लड्डू रात में जो है 1 लड्डू या 2 लड्डू आप गर्म दूध के साथ पीना शुरू कीजिए। और चंद्र प्रभावटी किसी भी कंपनी की आपके एरिया में मिल जाए, सब कंपनी चंद्र प्रभावटी एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसकी 2-2 गोली सुबह शाम खाना शुरू कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको राहत मिलेगी। तिल और गुड़ के लड्डू
चंद्र प्रभावती 2 गोली सुबह शाम। ओके, प्रियंका जी का है कि सर पीसीओडी के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बता दीजिए। देखिए, पीसीओडी के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप कंसल्ट कीजिए एक बार। पीसीओडी के बड़े सारे सिम्टम्स होते हैं और कितनी आपको सिस्ट है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बताएंगे। लेकिन आप इमीडिएटली 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, एक कांचनार गूगल और एक यकृत सार, ये 2 आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं। इन दोनों की 2 गोली आप सुबह शाम शुरू कर दीजिए। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है कि एक बार डॉक्टर से बात कर लें। कांचनार गूगल और यकृत सार, आपके दोनों दवाएं आपके लिए बहुत काम की है। ओके सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों मैं कहूँगी, लेकिन क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए एक मैं आपसे सवाल और करना चाहूँगी। मुकेश जी का ये सवाल है और ये कहते हैं कि सर मेरा पेट साफ नहीं होता है पूरी तरह से, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल, देखिए पेट साफ मतलब कब्ज। अब कब्ज में कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आप छोटी काली हरड़ आती है, वो पंसारी के यहाँ से लेके आइए। जैसे 100 ग्राम हरड़ रहेगी, उसमें आप 1 चम्मच जितना बादाम का तेल जो है, रोगन बादाम जैसे हम बोलते हैं, वो डाल करके उसे फ्राई कर लीजिए और उसके बाद उसको आप अपने घर में ही मिक्सी ग्राइंडर से पाउडर कर लीजिए। उस पाउडर का आधे से 1 चम्मच रात में सोते समय आप जो है गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जेंटल है, किसी को परेशान नहीं करता है, बहुत स्मूथली पेट साफ होता है। और हरड़ जो है वो नॉन एडिक्टिव है और धीरे धीरे आपकी पाचन क्षमता को भी बढ़ाएगी। तो अगर आपको कब्जी है और आप कोई एक दवा चाहते हैं तो छोटी काली हरड़ जो है उसका पाउडर घर में तैयार करके, इसे हम अभ्या चूर्ण के नाम से इन जनरल इसको मार्केट में बिकता भी है ये, तो लेकिन आप घर पे तैयार कीजिए। छोटी काली हरड़ हमेशा कहीं भी पंसारी के यहाँ से आप उपलब्ध कर सकते हैं, घर में बनाइए, आपको बहुत फायदा करेगी। और बाकी की मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है, आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर से हम लोग जब भी पॉडकास्ट करेंगे नेक्स्ट, जैसे आपने बोला 3, 4, 5 बहुत सारे एपिसोड, और आपको बताऊं सर बहुत सारे लोगों ने सीरीज़ की भी डिमांड की है कि आपके साथ है ना साथ पूरा एक सीरीज़ करो। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे सीरीज़ के लिए भी ज़रूर बोलिएगा और अपने सवाल जो भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं कि अपनी एज भी साथ में लिख के भेजें। एज भी ओके सर, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि मतलब एज अगर उनको साथ में कोई शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी कोई क्रोनिक डिजीज भी है तो वो भी लिखें, जिससे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड कराते हैं। तो बस इतना केवल कि आपकी समस्या क्या है, नंबर 2 पे कोई आपकी एज कितनी है और कोई क्रोनिक डिजीज जिसके लिए आप दवा ले रहे हैं वो आप साथ में कैरी कर रहे हैं क्या, इतना। ओके, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब हम लोग पॉडकास्ट करेंगे सर से फिर वही सवाल डिस्कस करेंगे, तो पूरा एकदम क्लियरली अपना सवाल लिखिएगा ताकि हम लोग ले सकें। सर जैसे हर बार मजा आता है आपसे बात करें, आज भी बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ आपका पॉडकास्ट, मेरी ऑडियंस भी बहुत पसंद करती है। लेकिन आज आपने विषय बहुत अच्छा लिया, IBS, क्योंकि आज IBS के पेशेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि राइट मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन कि किस तरह की ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, कैसे पेट के साथ दिमाग पे भी काम करना है, और आयुर्वेद कितने सफलता से जो है IBS को ट्रीट करता है। तो मुझे लगता है कि आंचल बहुत अच्छा विषय आपने लिया, उससे मुझे लगता है लाखों लोग आज आपके इस पॉडकास्ट से जो है लाभान्वित होंगे। नहीं सर, बहुत ज़रूरी भी है और मेरा मकसद भी यही होता है कि मेरी ऑडियंस जो भी इसको देख रही है कुछ तो उनके लाइफ में चेंजेस आए, कुछ वो करे अपनी लाइफ में। कुछ नहीं, आपने आउट ऑफ वे जाके सतरज तम मुझसे सुन लिया, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके इसके लिए भी दिमाग के लिए भी चाहिए, सिर्फ मेडिसिन नहीं, यहाँ भी कुछ चाहिए दिमाग के लिए, और वो आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। फिर हम जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम।